and it's really talked about, is the pharma mafia, they call it nowadays. It's really happening. During that time ना strike हुई थी डॉक्टर्स की 2 days की. I understand it was very emotional moment for all the doctors. जिसको शायद रक्षता नहीं यार कोई और अटेंड कर रहा होगा, उसको अभी इमीडिएटली नीड थी 48 आवर में एक डॉक्टर की. यहाँ पे डॉक्टर मोरालिटी कहाँ गई डॉक्टर्स की? That was, I guess, one of the toughest ever decision of life for all the doctors of the country. आपको लग रहा है कोई एक्शन होगा गवर्नमेंट के साइड से जस्ट टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट इंस्टेंस कभी ना हो ऐसा? 40 दिन में नहीं हुआ तो Was it that कोई बहुत बैग पॉलिटिकल आदमी was involved in the activity? So I'm giving you 5 CR right now. I want you to get me 7,000 people tomorrow morning exactly at 8. Do you know the funnel? Where to get those people from? कोई ऐसी चीज जो शायद सामने वाले के डर रहे. लिटरली रोड के बीच में खड़े करके गोली मारो यार, कि अगली बार सामने वाले इंसान को करने से पहले भी 2 बार सोचने की जरूरत पड़े. Is the rising cases of infertility? All this drug abuse, alcohol, all these things are affecting. I think थोड़ा awareness problem भी है. It is the unprotected sex which is happening. There was a note, welcome to the world of HIV. To all those women who might be thinking IPL is the only solution, can it be taken long No. term? Age of pregnancy. What is this screen thing doing to this generation? नहीं, आजकल बच्चे पैदा होने बंद हो गए, आजकल सीधा बाप पैदा होते हैं. What is your take in this antibiotics, which is like a common paracetamol at every home? Don't do this. अब current situation, do you feel safe? नहीं. वेल आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ डॉक्टर फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन कोलकाता. इनके नियर बाय में ही आरजे कर केस हुआ था इन द नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो इनसे बहुत पास है, एंड शी ऑल्सो वॉज लीडिंग द प्रोटेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन्होंने हमें ऑफ कैमरा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन नॉट बी इवन टॉक्ड अबाउट ऑन द कैमरा, बट काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक न्यूज़ चैनल्स या कहीं पे आप लोगों ने नहीं देखी जो इन्होंने हमें बताया है. प्लस आई थिंक अकॉर्डिंग टू हर ऑल्सो there was someone big involved. So इसके बारे में हमने इनसे closely बात करी है. Second, how she does 36, 24-hour shift, 72-hour shift almost at a stretch. And उसके अलावा भी she doesn't feel safe nowadays even staying there. इन्होंने हमें ये भी बताया कि what is the difference between a private hospital and a government hospital. आज हम private hospital जाते हैं अपनी city में, how different it is from the government hospital, and it was an eye opener for me too. काफ़ी चीज़ें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, यहाँ तक कि इक्विपमेंट्स तक नहीं है टू टेस्ट अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन. ऑल्सो हाउ फार्मा माफिया इन्फ्लुएंसेस डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन. इन सब के बारे में इन्होंने हमसे बहुत क्लियरली एंड बहुत ओपनली बात करी है. शी वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. प्लस आई थिंक ये वन ऑफ दी पॉडकास्ट है जिसमें मैं भी इमोशनल हो गया था जस्ट फॉर 2 minutes हियरिंग द होल स्टोरी. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज लिसन टू इट. आई होप ये वैल्यू एडिशन आपको दे पाए, और इफ नॉट देन सम इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट इज हैपनिंग एक छोटे से गांव में हॉस्पिटल कैसे रन हो रहा है हमारी कंट्री में, जहां पे हम इतनी डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं. वेलकमिंग अ गेस्ट डॉक्टर रक्षिता. Welcome, Dr. Rakshita. We have Dr. Rakshita with us today, and welcome to the show, Doctor. How are you? I'm doing great. Thank you so much for giving me platform to share थोड़े बहुत व्यूज़. आई होप कि मैं कुछ वैल्यू आज ऐड करके जा पाऊँ. हमारा गोल ये है कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का गोल ये है कि काफ़ी लोग एक डॉक्टर के पास शायद एक कंसल्टेशन देते हैं, एंड उनके पास सिर्फ वो 5 मिनट मिलते हैं जिसमें वो अपने सारी क्वेरीज दे देते हैं. उसके बाद घर जाते हैं एंड दे हैव सो मेनी क्वेरीज टू आस्क, बट वो 5 मिनट में दे कांट. सो विल ट्राई टू कवर जितने क्वेश्चंस वी कैन, एंड वी गिव दैट वैल्यू एडिशन टू दैट पब्लिक जो हमें आज देख रही है. आपका पूरा जो MBBS का प्रोसेस है, कितने साल इसमें लगते हैं टू एक्चुअली बिकम अ डॉक्टर? सो द जर्नी स्टार्ट्स इन क्लास 11th. आपको मेडिकल लेना है क्लास 11th, क्लास 12th. उसके बाद एक एग्जाम देना होता है विच इज़ कॉल्ड एज नीट UG. तो कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, मैक्सिमम का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, तो दे यूजुअली ड्रॉप 1 year. तो उसमें 1 साल वहाँ ड्रॉप हुआ, नीट UG क्लियर किया, फिर 4.5 साल की MBBS होती है, और 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है. तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है. यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द कंट्री. बट अभी तक आप सिर्फ एक MBBS हो, आपने सारे सब्जेक्ट्स थोड़े सब कुछ पढ़े हैं. आफ्टर दिस वी हैव अनदर एग्जाम कॉल्ड एज नीट PG. उसके बाद 3 साल की रेजिडेंसी होती है, एंड रेजिडेंसी नाम ही है रेजिडेंट डॉक्टर. इट मीन्स द डॉक्टर इज द रेजिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल. उनका जिंदगी इज जस्ट अबाउट हॉस्पिटल. वो लोगों को स्पेशली फर्स्ट ईयर में उनको हार्डली 4 घंटे रात को सोने को मिलता है पूरा साल. सो
वो रेजिडेंसी ख़त्म होती है, देन कुछ एंड ब्रांचेस होती हैं वहीं पे, कुछ डॉक्टर दूसरे सीनियर डॉक्टर के नीचे फेलोशिप करने चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग जैसे जिन्होंने जनरल मेडिसिन किया है, सर्जरी किया है, जनरल सर्जरी, उनको एक और एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज नीट SS, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन, देन अनदर 3 years ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन. सो इट्स लाइक हम लोग के वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो पीपल वर लाइक ए बहुत यंग रूमैट आया है, बहुत यंग. हमने कहा चलो चलो देख के आएंगे. व्हेन वी वेंट ही वाज 32 years old एंड ही इज यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट इन आवर कंट्री, क्योंकि 17-18 में क्लास 12 ख़त्म होती है, उसके बाद 5.5 साल की MBBS ख़त्म होते होते आप 24-25 के हो जाते हो, फिर 3 साल की वो 27-28 के हो जाते हो, फिर 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन आराम से 31-32. लाइक अभी कुछ दिन पहले की बात है, और डॉक्टर्स आर वेरी अंडरपेड. वन ऑफ आवर सीनियर्स वो 4-5 महीने के बाद घर गए एंड लिटरली हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए कि यार माई मॉम इज़ ग्रोइंग ओल्ड, आई कैन सी all those white hairs and all. She wants a car, but my salary is 48,000. I literally cleared one of the like toughest exams of the country. NEET UG clear kiya, NEET PG clear kiya. I'm working 100 hours every week, but I just cannot gift a single little 10 lakhs का car चाहिए मेरी मम्मा को. What was his age? 27-28, something like that. So इसमें मेरे को ना थोड़ा सा वो भी डाउट भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट जहाँ पे पे थोड़ा कम है, प्राइवेट में द पेज आर बेटर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वे लाइक मच बेटर, लेकिन वो बनने के लिए तो इस फेज से ही तो गुजरना पड़ेगा ना. तो इन शॉर्ट कितने साल हो गए? 18 मतलब 14 years लग जाते हैं टू लिटरली सुपर स्पेशलाइज इन वन. 14 years which is a big time period. Yes. And एक 14 years का जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, एवरेज आउट उसकी इनकम कितनी होती होगी? शुरुआत 4-5 समथिंग. लाख सुपर स्पेशलिस्ट आई एम टॉकिंग Okay, अबाउट. so that amounts to 50,000. नहीं 40 to 50,000. 4-5 लाख भी ज़्यादा बोल रही हूँ. 3-4 लाख से वो लोग शुरू करते हैं, देन अच्छा खासा वो लोग कमा सकते हैं, बट दे आर सुपर स्पेशलिस्ट. और अगर दे आर जस्ट स्पेशलिस्ट, सो 1.5 लाख प्लस लाइक ऑन एन एवरेज, यस, पर मंथ. एंड इफ यू आर जस्ट एन MBBS तो फिर 90,000 1 लाख समथिंग. सो एक चीज़ पे डाउट है, जैसे जो ये प्राइवेट में डॉक्टर्स होते हैं, एंड व्हाट वी हैव हर्ड कि सम पीपल आर रियली लाइक न्यूरोसर्जन्स और हार्ट सर्जन्स, एंड दे यूजुअली व्हिच आई हैव सीन विद माय एक्सपीरियंस, दे आर क्वाइट ओल्ड ही होते हैं, या बट दे अर्न वेरी गुड. सो इट टेक्स टाइम टू रीच. ये सारी मेहनत उसके लिए होती है बेसिकली. हाँ, मतलब बच्चों, ताकि बच्चे पैसों पे आपके खा पाएं, उसके लिए होती है. क्योंकि आपकी तो एज चली गई तब तक टेक्निकली, क्योंकि 31-32 में जाके सुपर स्पेशलाइजेशन खत्म होगी, उसके बाद आपको एस्टेब्लिश होने में मिनिमम 10 साल लगेंगे. तो यू विल बी 42-43, और तब आप लोगों को जब तक बाल एकदम सफ़ेद हो चुके होंगे, तब पेशेंट्स को विश्वास होने लगा, हाँ इस डॉक्टर को कुछ आता होगा क्योंकि ये बड़ा है, मैच्योर है, सीनियर है, इसने बहुत वो किया होगा. सो तब अर्निंग एक्चुअली स्टार्ट होती है, बट तब तक आपका लाइफ में इंटरेस्ट जा चुका होता है. सो आवर लाइफ इज जस्ट अबाउट लाइक स्टडी एंड इट्स टफ. इट्स लिटरली टफ, बट द रिवॉर्ड इज आल्सो गुड, बट लेटर ऑन है वो. ये मतलब करंट एकदम से रिवॉर्ड नहीं मिलता इसमें. एकदम भी नहीं, बहुत ही देर हो जाती. So, अच्छा, coming to the fact of the heart attack we talked about. अच्छा, किसी what is Rakshita's suggestion to that one person? घर में जो मुझे भी ऐसा लगता है कि even I don't know that much, कि एकदम से अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, what should be the first move? पहला मूव क्या होना चाहिए to save that person for the moment to get to the hospital? हार्ट अटैक आता है ना, यूजुअली पहली बात तो उस टाइम के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि हार्ट अटैक जब आया ना, तो डैमेज हो गया वो पार्ट. आप बेटर क्वेश्चन शुड बी, पहले क्या किया जाना चाहिए. हम लोगों को ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पेशली अपने पेरेंट्स, अब हमारी यंग एज में तो बिकॉज ऑफ फूड एंड ऑल, उस सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, वी नीड टू कंट्रोल दैट. लेकिन जो पहले की एज, जो हम लोग के एल्डरली पापा लोग हैं, उनका BP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप और कोई इन्वेस्टिगेशन उन लोगों की ना भी कराओ, आप उनका BP और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रख लोगे ना, उनकी लाइफ की आधे से ज़्यादा बीमारियां उनको होंगी ही नहीं. बट फिर व्हाट अबाउट पीपल जो ऐसे 30s में जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? जो यंग एज हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं, या जो जिम वगैरह में हो रहे हैं, उनका रीज़न तो मुझे स्टेरॉइड्स लगता है. ओके. या क्योंकि मतलब वही रीज़न हो सकता है शायद. ओके.
अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसा प्रूवन कुछ है नहीं. बट ऑल्सो नॉर्मल That's what जैसे I feel. मतलब Food, because of the food, the kind of food we are eating these days. Heart attack क्या हो रहा है, मतलब what is the reason of heart attack? अभी heart है, your heart is pumping blood body में हर जगह पे, तो हार्ट को खुद फंक्शन करने के लिए भी ब्लड चाहिए. Right. तो वी हैव अ coronary artery जो हार्ट को सप्लाई करती है. तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे फैट डिपॉजिशन, कोलेस्ट्रॉल, वो सब डिपॉजिट होता जाता है, वो नैरो होती गई. अब क्या हुआ, हार्ट के किसी भी पोर्शन में वहाँ पे एकदम से वो ब्लॉक हो गई. ब्लॉक होने की वजह से हार्ट के उस पार्ट को ब्लड नहीं मिला. ओके. तो उसकी वजह से वो वाला पार्ट तो डैमेज हो एक जाएगा. कोई प्री साइंस आप किसी को बता सकते हो, लाइक फॉर अस इट बी वेरी हेल्पफुल, कि कोई प्री साइंस इट्स एन इंडिकेशन कि या थोड़ा सा वी शुड गेट इट चेक्ड लाइक अ यंग एज पर्सन. यंग एज नहीं पता लगता ना, इट्स डिफिकल्ट. इट्स टिपिकल. Okay. So coming to the part where I really wanted is my most interesting part कि काफ़ी सारी movies भी इस पे बन चुकी है रक्षिता, and it's really talked about is the pharma mafia they call it nowadays. कि pharma बहुत growing है, obviously everybody knows, and generic medicines भी है, labeled medicines भी है, and डॉक्टर्स, इसमें शायद मूवीज भी इतनी बन गई कि डॉक्टर्स को लिटरली बाय आउट करा जाता है टू सेल दोज ड्रग्स टू पीपल. कई बार पोटेंसी भी कम होती है, डॉक्टर्स जस्ट बाय आउट होते हैं. तो इज इट रियली हैपनिंग या सिर्फ मूवीज का ये क्लाइमैक्स शो बना रखा है? नो, इट्स रियली हैपनिंग. मेडिसिन में भी, लैब सजेस्ट करने में भी कि हमारी लैब में भेज देना, अगर पेशेंट आया तो इतना कट होगा. इट्स रियली हैपनिंग. मतलब ऐसा होता है कि इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन द ओपीडी, सामने जब तक हम पेशेंट देख रहे होते हैं 3-4 उन लोगों के मार्केटिंग वाले लोग, वो लोग वेट कर रहे होते हैं. और जैसे ही मान लो पेशेंट फ्लो थोड़ा सा कम हुआ तो दिल टेल अबाउट द मेडिसिन. यूजुअली गवर्नमेंट वाले, क्योंकि हमको पता है हमारा पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, हाँ, तो हम लोग तो देखते ही नहीं, हम लोग तो सजेस्ट करते ही नहीं. बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये होता है, लाइक सेम मेडिसिन आप किसी ब्रांड के अंडर लोगे वो आपको 120, 30, 50, 150 रुपए की पड़ेगी. वही चीज़ आप जेनरिक लोगे, सेम है, कोई इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वली इफेक्टिव है. 20-30 रुपए में आपको ईजिली मिल सकती है. बट या इट इज़ हैपनिंग. इट इज हैपनिंग अ लॉट. यस, इट इज़ हैपनिंग. सो यही तभी हमने शायद एक रिसेंट न्यूज़ में भी पढ़ा था कि थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन्स इलीगली बैंड हुए थे अभी रिसेंटली. सो इट इज़ ऑल हैपनिंग. तो आप जब यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हो किसी को, सो यू ट्राई टू प्रिस्क्राइब द जनरल मेडिसिन टू दैट. हमारे तो हॉस्पिटल में ही मिलती है. हॉस्पिटल में तो हम लोग तो नो लेबल्ड वन, जेनरिक मेडिसिन होती है. फेयर इनफ. नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर ब्रेस्ट फीडिंग कम्स, मेरे को ऐसा लगता है रक्षिता, जो एक बहुत कॉमन चीज़ नाउ सामने भी आ रही है, विच इज ब्रेस्ट कैंसर. सो इट इज़ वेरी कॉमन एंड आई एम ऑल्सो स्केयर्ड बिकॉज इट्स मतलब एवरी 10th वुमन आप कह सकते हो इज हैविंग दैट. व्हाई एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीज़न लाइक हर चीज़ का वो स्टडीज़ होती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. बट व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस? उसमें इफ़ यू आर एनी रिलेटिव, लाइक किसी भी फीमेल में कहीं भी आपको पता है कि आपके रिलेशन में कहीं पे किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उस केस में आपको 25 ऑनवर्ड्स आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए. एंड दूसरा, इन द फैमिली इफ यू डू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, तो आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए. यू शुड बी कॉशियस. और दूसरा चीज़, हम लोगों को ना हर किसी को, स्पेशली आर मदर्स, क्योंकि वो तो 25 से वो तो कभी और रेगुलर चेकअप वेकअप किया नहीं, तो वी नीड टू टेल देम पैल्पेशन प्रॉपरली कि इफ़ दे एवर फील एनी लंप, कुछ भी टाइट कुछ भी फील हो रहा है तो बताएं. इंस्टेंटली मतलब आ जाता है. हाँ. मतलब धीरे धीरे डेवलप होगा, शुरू में तो फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो दे कैन फील इट. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि वो पैल्पेशन, मतलब उनको पता होना चाहिए, दे पैल्पेट, एंड अगर कुछ भी उनको फील हो रहा है तो वो घर पे बताएं. एंड जैसे ही अगर ऐसा होगा, बहुत स्टेज 1 का कैंसर मिनटों में ठीक हो जाता है. ब्रेस्ट कैंसर में, राइट. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. स्टेज 1 तक बहुत इजीली, स्टेज 2-3 तक भी जाके, 3 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, 2 तक भी मैनेज हो सकता है. डिपेंड करता है किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किस चीज़ का नहीं हुआ है. तो अगर प्रॉपरली पैल्पेशन का सब फीमेल्स को अवेयरनेस होगा तो ये चीज़ें एल्डरली वुमेन में कम की जा सकती हैं, और यंगर वुमेन को थोड़ा सा अपना फैमिली हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में पता होना चाहिए. सो फेयर इनफ. अच्छा, एक चीज़ और है विच वी हेयर इज द एज ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब लड़कियों के लिए एक एज होती है प्रेगनेंसी की, एंड इट्स अ विंडो. एट टाइम्स वी हैव हर्ड एंड वी हैव आल्सो सीन इन वीडियोस दैट एक पर्टिकुलर एज पे प्रेगनेंसी इज देयर, और अदरवाइज मतलब डिफिकल्टी होती है. इज इट मिथ और इज इट ट्रू? No, it's true. It's true. What is the ideal age according to you? क्या होती है usually? This 24ish, 25ish, this is the best age.
27-28 इज़ ऑल्सो लाइक फाइन. जैसे जैसे 30s थोड़ा थोड़ा क्रॉस होते जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बट अगैन यू नो हम आज ऐसी उसमें रहते हैं सोसाइटी में जहाँ पे फॉर लाइक जब तक आपका करियर ही सेट नहीं है तो फिर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो इसीलिए मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि अंटिल एज यू आर नॉट वेरी स्टेबल एंड सब कुछ हो गया तो ये नहीं सोचना चाहिए उतना ज़्यादा. क्या इससे अच्छा मतलब ठीक है आप बहुत बड़ी एज के हो गए तो आप बहुत फॉलो अप रखना, प्रॉपर चेकअप वेकअप सब कुछ कराते हुए चलना. तो राइट एज जब है जब उनको करना है, मतलब इट शुड बी द चॉइस ऑफ द वुमेन. बट आइडियल एज इज 24ish 25ish. ओके फाइन. अच्छा एक क्वेश्चन और था. टुडे ना वी सी अ लॉट ऑफ केसेस, रक्षिता आपके पास आया नहीं आया लेट मी नो, जहाँ पे बच्चों में फैटी लिवर आ रहा है. बहुत बच्चों में ना फैटी लिवर आता है तो पता नहीं लगता, मे बी ड्यू टू एक्स रीजन और वाई रीजन वाई इट इज हैपनिंग. बट कई लोग अल्कोहल नहीं भी पी रहे होते उनके भी फैटी लिवर है. नॉन अल्कोहलिक फैटी. सो व्हाई इज इट हैपनिंग, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फूड. अच्छा. फूड, बैड हैबिट्स, स्लीप डिस्टर्ब है. रात भर हमारे पास मतलब सोते नहीं है बच्चे. साइकेट्री में एक बच्चा आया वो 3 घंटा रात में सोता है, सारा दिन वो वीडियो गेम खेलता है, वो स्कूल नहीं जाता है. हाउ ओल्ड, कितने साल था? 5 years old. वो 3 घंटा धक्के से सुलाना पड़ता है. जब वो पेशेंट आया ना तब भी वो ऐसे था, चक 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 जस्ट प्लेइंग. एंड मदर फादर थे? हाँ लेके आए वो उसको. दैट्स व्हाई साइकेट्री में द मेडिसिन हम लोगों ने उसका शुरू किया. वी आर टेकिंग हिज ओन, ही इज नॉट रेडी टू गिव, इज क्राइंग. मतलब वो गेम में इतना बिजी हो गया. तो लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, सिर्फ फ़ोन में घुसे हुए हैं हम लोग, बाहर जाते नहीं हैं, खाना ऐसा खाते हैं लाइक पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं. समटाइम्स आई जस्ट गो टू लाइक आज ऐसे कहीं पे गए रेस्टोरेंट में, मतलब बच्चे ऐसे ऐसे नाम बोलते हैं वहाँ पे. मैं कहा हो भाई साहब हमको कुछ पता ही नहीं. आई फील अनएडुकेटेड बट दे नो एवरीथिंग. लाइक दे आर जस्ट हार्डली 4-5 years old. सो खाना एंड ऑल ये सब चीज़ें, एक्टिव नहीं है लाइफस्टाइल, बाहर गेम्स नहीं खेल रहे. हर चीज़ ना लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें जो यंग एज में हो रही है ना सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से हो रही हैं. जैसा हमारा खाना है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, और जैसे 24-25 में बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, वो सब रीजंस की वजह से. सो ये लैक ऑफ स्लीप वाले पे भी मेरा एक टेक है. मतलब हाउ डू यू सजेस्ट समवन कैन बेटर, मतलब मेरे को भी थोड़ा लगता है कि मैं कम सोता हूँ, मतलब 5 से 6 घंटे. मतलब आप शायद मेरे से बहुत ज़्यादा कम सोते हो बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग ये प्रोफेशन है. बट लैक ऑफ स्लीप कॉजेज अ लॉट ऑफ डिजीजेस. यस. तो हाउ कैन यू हेल्प इन हैविंग अ साउंड स्लीप, जो आज के डेट में बहुत बड़ा ट्रबल बन गया बहुत सारे यूथ के लिए. एक सजेशन उस यूथ को या उस पर्टिकुलर पर्सन को कि यार इस स्लीप साइकिल को रखना है, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू, इट इज़ नॉट बैड, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सो मेरी नाइट ड्यूटीज हटाओ, उसके अलावा आई नेवर मिस 7 hours ऑफ स्लीप. आई ऑलवेज स्लीप 7 hours. मैं सो जाती हूँ रात में 9:30 बजे के आसपास, लाइट ऑफ कर देती हूँ, फ़ोन दूर रख देती हूँ, हल्का सा जो छोटा वाला डिम लाइट होता है ना मैं वो ऑन करती हूँ. और मेरे को मान लो कुछ पढ़ने का मन है या फिर कुछ भी है वो पढ़ती हूँ. 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ. आई वेक अप एवरी डे एट 5 7 hours of sleep. Yeah. And before sleeping, I take magnesium. Okay. Ultra magnesium. That helps in sleeping. Sleep. That really helps you? Yes, it helps me. मतलब मैंने 1-2 बार अपने पापा को बोला, जब पहली बार शुरू में पापा ने कहा आज तो नींद ही नींद आ रही है, तो it actually helps. Supplements do help a lot. I take Any go-to supplements में कोई 3 supplements बता सकते हो which is according to you, ठीक है अपने lifestyle में होना चाहिए, तो go-to 3 supplements कोई? Morning में fish oil. Okay. खाली पेट ले लो. ठीक है. विटामिन सी. ओके. हाँ. फिर जब भी हैवी फूड खाया बहुत जिसमें फैट्स अच्छे खासे थे, आफ्टर दैट विटामिन डी. ओके. एंड अगर इससे रिलेटेड है तो दिस मैग्नीशियम एंड मल्टी विटामिन्स यू कैन टेक. बट फिश ऑयल, विटामिन सी एंड विटामिन डी. एंड मैक्सिमम हमारे यहाँ पे इंडिया में 60 to 70% आई गेस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डाटा, बट मैक्सिमम लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबके अंदर मिलती है, हर किसी के अंदर. तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसा क्यों, मतलब विटामिन डी से क्या क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन करना है हम लोग को फूड का. यूजुअली हम लोग के स्पेशली विटामिन B12 वगैरह वो सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन वगैरह में थोड़ा वो गड़बड़ होता है, तो इसीलिए हम लोग को विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज योर टेक एज अ डॉक्टर, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर ना वे प्रोटीन के बहुत अगेंस्ट होते हैं. मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जो काफ़ी डॉक्टर्स, मतलब 50-50 है, डोंट टेक इट द अदरवाइज. काफ़ी डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं इससे खाओगे एक्ने आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, बट आई फाइंड इट सेट ऑफ डॉक्टर्स उसको. तो आपका टेक ऑन वे प्रोटीन? आई ड्रिंक 2 scoop वे एवरी डे, लाइक 2 scoop तो मेरा चलता है, तो आई एम फुल सपोर्ट, गो फॉर इट. इट्स अ मस्ट टेक, मतलब आप. एंड व्हाट अबाउट 100 grams ऑफ प्रोटीन, लाइक आपकी जितने बॉडी वेट है उतना तो मिनिमम सबको लेना ही लेना है, उतना ग्राम.
फॉर एग्जाम्पल मान लो आई एम 70 एग्जाम्पल, यू नॉट फॉर एग्जाम्पल या यू आर 70, तो 70 ग्राम तो मिनिमम चाहिए बॉडी को, इतना ग्राम प्रोटीन हर रोज़. अब दाल खाते हैं, दाल में कितना 10 ग्राम 15 ग्राम हार्डली. सो मैं बेस्ट है आपकी बॉडी वेट से डबल. या सो like, वो okay. चीज़ Makes मेंटेन sense. करना है. अच्छा ओके, एक ना बेसिक सा क्वेश्चन है विच एवरीवन शुड फील, एंड कभी कभी होता है ना हम होम मेडिकल किट बनाते हैं. गो टू मेडिसिन जैसे होता है ना, जैसे एक जिम गोअर के लिए कि जिम बैग में क्या क्या है हमारे पास, तो एक होम मेडिकल किट अगर रक्षिता मेंशन करती है कि ये चीज़ तो रख लेना. ओके. सो 1 2 3 4 5 आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट कैन गो, बट गो टू मेडिसिन इन अ होम मेडिकल किट क्या होंगे आपके? आई गेस सबके पास ही होता है बैंडेज, पैरासीटामोल, कोई एंटीसेप्टिक वगैरह. गला ख़राब हो रहा है तो बीटाडीन रख लिया, बीटाडीन गागल्स कर लिया. उसके अलावा अगर कि कोई हार्ट पेशेंट वगैरह है तो आजकल ECG मशीन आने लगी है इतनी सी, यू कैन जस्ट टेक दैट इन पॉकेट. पूरा सेम जो 9 लीड्स देती है ना, हम लोग जब प्रॉपर ECG वैसा पूरा करती हैं. 9-10 हज़ार रुपये की आती हैं. तो इफ़ समवन इज़ अ हार्ट पेशेंट आपके घर में तो गेट दैट. और नहीं है तो मैं तो कह रही हूँ एप्पल वॉच ले लो. एप्पल वॉच हेल्प्स अ लॉट. 10,000 स्टेप्स हर रोज़ कंप्लीट करने के लिए. उसके अलावा और क्या हो सकता है? सर दर्द वर्दर्द की दवाई, साराडॉन वगैरह. बेसिक बेसिक या. तो ECG मशीन नॉर्मल आदमी जज कर लेता है, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं इट इज़ इजीली रीडेबल. इट्स इजी पता लग जाता है सारी गाड़ी. जिस इंसान को यही सब चीज़ें चल रही हैं उसके बेचारे के लाइफ में, तो उन लोगों को ना डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज हो जाती है उस टॉपिक की, क्योंकि वो सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो इट्स ईजी आजकल बहुत. दो मेरे ना एक पार्ट है. वन इज द अर्ली मेनोपॉज विच इज हैपनिंग. डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट? अर्ली मेनोपॉज व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि काफ़ी सारे केसेस अभी आ रहे हैं ऑफ अर्ली मेनोपॉज. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट देन अर्ली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, जो अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं. अगेन फूड. इट इज़ द सेम रीजन. एनीथिंग दैट यू विल सजेस्ट? जस्ट द फूड पार्ट. अपनी डाइजेशन, वो डाइट ठीक रखो. इट शुड बी अ बैलेंस डाइट. मेरा खाने में हमेशा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, हर चीज़ का पूरा प्रॉपर बैलेंस होता है. इंडियन जो हम लोग का डाइट है ना, हम लोग को लगता है कि हम बाहर का खाना तो खाते ही नहीं, फिर भी हम क्यों बीमार हो रहे हैं. अभी मैक्सिमम लोग को ये लगेगा पर हम तो बाहर का खाते ही नहीं. बट हमारे खाने में मैक्सिमम कार्ब्स हैं. हमारे खाने में प्रोटीन है ही नहीं. प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इट शुड बी अ बैलेंस डाइट. So Rakshita, one thing which I find common at my home also, कि कुछ भी होता है ना, लाइक गले का भी कुछ पेन होगा तो सबसे पहले आता है कि ये वाली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं. नो डॉक्टर, नो प्रिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे नाम पता है और जो भी, हाँ मतलब जो है तो उनको आप स्टार्ट करो एंड शायद 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा. What is your take in this antibiotics, which is like a common paracetamol at every home? Don't do this. क्योंकि आधे से ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड वगैरह होता है वो तो वायरस की वजह से है. एंड यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक. बायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ ऑफ अ बैक्टीरिया. दैट इज़ नॉट इवन हेल्पिंग. आप बस ऐसे ही ले रहे हो. और दूसरी चीज़ जो है, लोग एंटीबायोटिक के कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं. जैसे मेरे पापा, जब हम बचपन में थे, मैंने मेडिसिन लेनी स्टार्ट करी, मान लो एंटीबायोटिक शुरू करी, 2 दिन में मेरे को आराम हो गया. बस इतनी थोड़ी दवाइयाँ लेते हैं, रख दे बेटा, और नहीं लेने की ज़रूरत. बट उससे डेंजरस कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक एंटीबायोटिक के कोर्स को बीच में छोड़ोगे, अगली बार हो सकता है वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम करना बंद कर दे. कितनी सारी फीमेल्स जिनको इन्फेक्शन रहता है, लाइक वजाइनल इन्फेक्शन वगैरह, वो सब चीज़ें, उनको बहुत एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं. उनमें बहुत रेजिस्टेंट केसेस हमको मिलते हैं. क्योंकि वो लोग एंटीबायोटिक्स के कोर्स को यूजुअली बीच में छोड़ती हैं. फिर वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है, फिर दूसरी एंटीबायोटिक देखनी पड़े, कई बार वो भी करना बंद कर देती है. फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे कैसे? तो इसीलिए इफ़ यू आर टेकिंग एन एंटीबायोटिक, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो प्लीज़ लेना शुरू कर दिया तो एटलीस्ट डू नॉट लीव इन बिटवीन. क्योंकि हमको वो एंटीबायोटिक का कोर्स अगर 5 दिन दिया गया ना, तो वो बैक्टीरिया 5 दिन बाद जाके मरेगा. 1-2 बैक्टीरिया रह जाएगा, इसीलिए 5 दिन का दिया है. वो पूरी कैलकुलेटेड है, स्टडीज हैं उसके बेसिस पे. इज इट ट्रू? मतलब एंटीबायोटिक अगर किसी ने बीच में छोड़ी, एक पर्टिकुलर ब्रांड कोई भी, वो फिर सॉल्ट काम नहीं करेगा दोबारा? हाँ. वाओ. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल जिनको ये पता होगा ये बात. तो नेवर लीव एन एंटीबायोटिक कोर्स इन बिटवीन. और रादर आई थिंक इस तरीके से पुट फॉरवर्ड करना चाहिए कि एंटीबायोटिक लो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद लो. आई थिंक नहीं, ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट. तो क्योंकि पता ही नहीं है ना कि 2 दिन चलानी है, 5 दिन चलानी है. या नहीं, अगर किसी को पता है, मान लो पिछली बार वही ली थी, इस बार फिर से ऐसा ही फील हो रहा है कि नहीं लेना, और मान लो आपने ले भी लिया, तो प्लीज़ डू नॉट लीव इन बिटवीन एटलीस्ट.
अच्छा। अदरवाइज 5 आर्टिकल पढ़ लो। आजकल तो गूगल है, लिख दो कोई भी चीज़ सर्च करनी है ना, वहाँ पे लिख दो MBBS, तो MBBS वाले आर्टिकल्स आएंगे। तो गूगल read पे तो those आप पढ़ते ही articles। नहीं, हमारा गूगल यूजुअली ना एक ही चीज़ पे एंड करता है तो वो या तो आदमी को समाप्त करता है या तो आपको OPD या सॉरी ICU में पहुंचा देता है हमारा गूगल, वेरी हाँ, ये सिंपल। तो है, सीधा साइकोलॉजिकली प्ले करता है, या विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कमिंग फ्रॉम यू। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, एंड आई हैव ए इंस्टेंस ऑल्सो, जहाँ पे हम एक वीडियो देख रहे थे एंड आई सॉ ए किड वॉचिंग अ स्क्रीन एंड उसको खाना दिया जा रहा है, फुल फीडिंग, एंड उस पर्टिकुलर फीड में वो कर रहा है, ही इज ग्लूड टू द स्क्रीन, ठीक है। उसके पूरे उस पर्टिकुलर वीडियो में टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली उसको टेस्ट फील हो रहा है नहीं हो रहा, ही वाज गिवन अ स्क्वैश ऑफ फुल लेमन ऑन दैट स्पून ऑफ दाल चावल, एंड उसने पूरा वो खाया और ही डिडंट इवन ब्लिंक द आई। What is this screen thing doing to this generation, and what is a suggestion from a doctor to all those mothers who are showing those screens? जबकि मेरा वाला भी दिखता है बेटा, but I try to resist जितना हो सकता है, but to all those mothers and fathers who think it is सबसे easy thing to do. अगर आप इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है ना, वो ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली उतना नहीं हो पाता है। जब हम बाहर भेजते हैं, जब दूसरे बच्चों के साथ खेलता है ना बच्चा, बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो सीखता है, लीडरशिप क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। और आजकल यही होता जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा स्क्रीन में लोग चले गए हैं कि उधर से एकदम कनेक्शन ही, ह्यूमन बॉन्ड वो ख़त्म ही होता जा रहा है। एंड यूजुअली पेरेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि मे बी दे आर बिजी, दे आर डूइंग समथिंग, दे यार फ़ोन, चुप हो जाएगा। तो इफ़ बच्चा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिसीजन लिया है, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंटहुड, ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे हमने किताबें पढ़ी थी ना क्लास 11 12 में सब्जेक्ट्स के लिए, ये भी एक सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीन इज़ किलिंग। साइकेट्री में तो हमने बहुत बुरे बुरे केसेस देखे हैं, घंटों तक बच्चा एकदम, मतलब और दिमाग जा चुका होता है उन लोगों का, बिल्कुल वर्स्ट केस। एक केस कोई भी ऐसा जो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड केस था साइकेट्री में, और अच्छा द सेम वो 5 वाला, दैट वाज 3 hours of sleep and video game पूरा सारा दिन। So how important is socializing for a kid? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़। अभी स्कूल में जाएगा, 3 साल तक 4 साल तक स्क्रीन में लगा हुआ है, वहाँ पे जाके एकदम से कोई भी उसको कुछ बोलेगा, उस चीज़ का बुरा लग जाएगा। कुछ भी बुरी बात किसी ने बोल दिया, कोई क्रिटिसाइज कर दिया, दैट किड विल नॉट बी एबल टू टेक इट। छोटी छोटी बातों पे रोएंगे, वो स्ट्रांग नहीं बनता है इंसान। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रफ टफ होना चाहिए थोड़ा, ऐसे मतलब इतना सेंसिटिव मत बनाओ बच्चों को, मतलब एकदम थोड़ा लगा दिया। बट पेरेंट्स को, टीचर्स को आजकल मारने नहीं देते हैं बिल्कुल ही। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज जनरेशन, चेंजिंग जनरेशन। जैसे आपके मदर फादर को लगता है आप चेंज हुए हो, देयर इज न्यू अल्फा कमिंग इन, जेन अल्फा, जिन पे आप उंगली भी उठाओगे तो दे 102 है। नहीं, आजकल बच्चे पैदा होने बंद हो गए, आजकल सीधा बाप पैदा होते हैं। दैट्स अ गुड लाइन। मैंने आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी देखा, एंड ये नीट जो पेपर है विच इज़ ऑल टॉक्ड अबाउट टू गेट मेडिकल, कितने लोग इसमें एक्चुअली अपीयर होते हैं एक नीट के एग्जाम में? नीट यूजी के एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा था। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आपका 15,000 to 20,000 ऑल इंडिया कोटा पे, और कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा कट ऑफ कम चला जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उस रैंक तक सिलेक्शन होगा। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 100 स्टूडेंट्स का क्लास है, तो यू शुड बी लाइक टॉपर ऑफ द क्लास। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नीट पीजी, तो नीट पीजी में 2-2.5 लाख लोग देते हैं एग्जाम को, 10-15 हज़ार तक सिलेक्शन हो जाता है। बट एक पॉइंट जो हमको कंसिडर वहाँ पे करने की ज़रूरत है, वो जो 2.5 लाख लोग हैं वो डॉक्टर्स दे रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स। तो वो ऑलरेडी क्रीम है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। इनफैक्ट नीट पीजी इज़ वे मोर डिफिकल्ट दैन नीट यूजी। ओके, सो कमिंग टू दैट, जो 25 लाख लोग देते हैं, जिसमें से जनरल कोटा में यूँ से 15-16 हज़ार की सिलेक्शन होती है। सो व्हेन दैट 15-16 हज़ार सिलेक्ट होते हैं, सो इसमें टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स होते होंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली कैटेगराइजेशन होती है, राइट? सो टॉप मोस्ट आर व्हाट, एंड एक आदमी प्रिपेयर्ड होता है टू गो, और एक स्टूडेंट प्रिपेयर होता है टू गो इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या इसमें सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते हैं अलाइंड? या जो ये कट ऑफ मैंने बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली। सो अभी क्या होता है, जैसे जो एक प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है, जो ऊपर के टॉप मोस्ट 50 स्टूडेंट्स के आसपास होते हैं, दे गेट एम्स दिल्ली जनरल कैटेगरी। आई एम टॉप हाउ मेनी? 50 या। सो बहुत सारे, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही हैड 92 रैंक, ही डिड नॉट इवन गेट, आई गेस यू नॉट अबाउट मैमसी,
ओके, मौलाना आज़ाद। मौलाना साहब। तो उनको 92 रैंक के ऊपर भी वो नहीं मिला था। तो उसके बाद धीरे धीरे इट डिपेंड्स, किसी को अपने स्टेट में थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा देनी होती है, किसी को ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे देनी होती है, तो धीरे धीरे उसके बेसिस पे कॉलेज नीचे होते जाते हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट लाइक ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रैंक के बाद फिर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल एक एक नंबर के ऊपर 2-2 हज़ार का रैंक आ रहा है। अच्छा, बहुत क्राउडिंग बहुत ज़्यादा उन रैंक्स पे हो जाती है। एंड फिर बाकी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सब मतलब एकदम एट द एंड ऑफ द डे, टू बी ऑनेस्ट ना, जैसे आप भी कॉलेज में पढ़े हो, इंजीनियरिंग आपने भी किया, प्रोफेसर्स कितना ही पढ़ाते हैं, हमको जाके खुद से ही पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे हम मेडिकल स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है क्योंकि वी हैव प्रैक्टिकल्स एज वेल। ऐसा नहीं होगा कि मैं बस देख लिया और पेशेंट डेड बॉडी के ऊपर मैंने, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो इसीलिए हम लोगों को प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे थ्योरी हमको खुद से पढ़नी पड़ती है। नाउ टॉकिंग अबाउट जिनका ये 15,000 में नहीं आता, तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जिसका फीस जाता है ऑलमोस्ट 70-80 lakhs पूरे MBBS का। ओके, और जैसे ही ख़त्म होगी MBBS तो हार्डली सैलरी होती है 50-60,000 पर मंथ। ये प्राइवेट में भी है, मतलब प्राइवेट यू टॉकिंग? या 60 to 70,000 एक प्राइवेट से जो MBBS करके आया है पर मंथ उनकी सैलरी होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर लोग क्यों जाना चाहते हैं? लाइक माई फीस, मेरी पूरे 1 साल की फ़ीस थी 9,000 रुपये, पूरे साल की फ़ीस। मेरे हॉस्टल का खर्चा था 12 रुपये पर महीने। तो दैट्स वाई पीपल वांट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दूसरा क्या होता है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके साथ में एक गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज भी अटैच्ड है। अब उस प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, दे विल कम, उनको आपसे ही सीखना है, जो भी वहाँ पे एडमिट होंगे। अब एक इंसान जो इतना पैसा दे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आया है, दैट पर्सन विल नॉट लेट अ न्यू बी टच हिमसेल्फ और हर सेल्फ, राइट? तो उनको थोड़ा सा वो एक्सपोजर कम मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड हम लोगों के पास क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में इतना ज़्यादा वर्कलोड है, ऑलमोस्ट पूरा लेबर रूम मेरे भरोसे होता है। आई डिलीवर ऑल द पेशेंट्स। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी आपको इंटर्न ये काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, बट आई डिलीवर लाइक दिस। कितने डिलीवरीज यूजुअली होती है इन अ डे? इफ आई इन अ डे, अगर डे लेबर होता है तो डिलीवरीज कम होती हैं। ओके, आई हैव सीन दैट, आई हैव फेल्ट दैट। पता नहीं, हम लोग हंसते भी हैं कि ये बच्चों को रात को ही क्यों निकलना है। कितनी बार बोला है कि रात में गेट बंद करके सोया करो, पर माएँ पता नहीं क्यों गेट खोल के सोती हैं। तो वी लाफ, हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रात को। तो रात में ऑलमोस्ट लाइक 10-12 डिलीवरीज। ये डेली का है? ये डेली का। ये वो सीज़न है जब, मतलब वी हैव पीक सीजन एज वेल, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अनएडुकेटेड लोग भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो उनकी यूजुअली ना होता है वो शादियाँ वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास होती हैं, तो उसके बेसिस पे दे कंसीव, एंड फिर सितंबर-अक्टूबर में लोड बनना शुरू होता है। तो ऐसा होता है कि पेशेंट बेड ख़त्म हो गए, नीचे वी आर डिलीवरिंग, ज़मीन पे पेशेंट्स लेटी हुई हैं, ज़मीन पे वी आर डिलीवरिंग, इतना भी हो जाता है। मतलब एक साथ में 15 पेशेंट है। एंड अगर जैसे आपने पॉइंट आउट करा था, प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक गैप होता है हमेशा, है ना? सो हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं एज अ टैक्स पेयर ना, हम जब टैक्स पे करते हैं तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमें बार बार ये कहती है कि यू आर पेइंग टैक्सेस, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, एवरीथिंग इज फ्री। बट एज समवन फॉर अ कन्वीनियंस हम ये देखते हैं कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में ना एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है टू गेट टू द डॉक्टर। अल्टीमेटली द गोल सबका एक ही होता है, डॉक्टर के पास पहुंचना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जो प्रोटोकॉल है टू रीच द डॉक्टर, वो थोड़ा टास्क है, इसलिए सारा एक बैक एंड क्रिएट होता है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी पे करता है, देन ही सेट्स इन लाइक आ गया मेरा, एंड ही हैज अ ट्रस्ट। व्हाट इज द मेजर गैप? ये मेजर गैप है क्या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्यों लोग गवर्नमेंट नहीं जाते? पीपल लाइक मी ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स की कमी बहुत है। अभी ऐसा होता है कि मेडिसिन में एक यूनिट के अंडर ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स एडमिट होते हैं, एंड उनको देखने के लिए डॉक्टर्स कितने हैं? 5 से 6। अभी उनको सुबह राउंड देना है, शाम को राउंड देना है, वो कितना टाइम दे पाएंगे? हार्डली 2-2 मिनट में। जो अनस्टेबल पेशेंट है उसको ठीक है, फटाफट थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन जितने भी पेशेंट स्टेबल है फटाफट से निपटाना पड़ता है, बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ बिल्कुल भी होता है ना, सुविधाएं नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास हम लोग के पेशेंट है, आईपीडी में है, वी आर कॉलिंग आईसीयू में, ए यार बेड खाली है क्या? नहीं, दूसरी यूनिट ने बुक कर लिया। अरे पेशेंट इज़ डाइंग,
वी कैन नॉट सेव दैट पर्सन इन IPD. हमको ICU का बेड चाहिए बट ICU में बेड ही नहीं है. इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है. या यस, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की कमी है दोनों. या और इसीलिए अभी क्या रीज़न होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से, लाइक वी डू 36 आवर्स ड्यूटीज़, वी डू 72 आवर्स ड्यूटीज़. बहुत बार ऐसा होता है कि सोने को ही नहीं मिल रहा है. एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी इंसान हैं, Right. हमको भी नींद आती है, बट एकदम इतना वर्कलोड है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते. यू कैन नॉट हेल्प इट. सो इक्विपमेंट एक पार्ट पे आते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल में पीपल से कि बेटर इक्विपमेंट है देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. क्या ये ट्रू है? बेटर इक्विपमेंट नहीं ओके. है ही नहीं गवर्नमेंट में. Okay. हमको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो हम आसपास बोलते हैं वहाँ या तो उधर चले जाओ या उधर चले जाओ या उधर चले जाओ, वहाँ से ये रिपोर्ट करा के लेके आ जाओ. पेशेंट पार्टी के पास या तो कई बार पैसे नहीं होते पे करने के लिए. लाइक आई विल टेल यू, कुछ दिन पहले का, ये तो इन्वेस्टिगेशंस की बात है. वन पेशेंट केम, शी वॉज स्मेलिंग रियली वेरी बैड. तो हमने देखा, एग्जामिनेशन किया तो उसका बेबी अंदर मर चुका था. एंड आई गेस 4-5 दिन हो चुके थे और शायद उन्होंने कुछ अबॉर्शन के लिए दवाई बिना पूछे डॉक्टर से ले लिया था. अभी हमको इमीडिएटली DNE प्लान करना था, विच इज़ अ माइनर ऑपरेशन, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन अबॉर्शन के लिए. सो हम उससे पहले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं है. सब कुछ नॉर्मल है तो उनका हीमोग्लोबिन वाज 4. अभी अगर उस केस में ऑपरेट किया तो देयर आर हाई चांसेस उनको हार्ट अटैक आ सकता है. तो हमने बोला कि इमीडिएटली जाओ, पेशेंट पार्टी को बोला ब्लड बैंक जाओ, ब्लड बैंक से एक ब्लड लेके आओ, हम लोग ब्लड चढ़ाएंगे, उसके बाद वी विल ऑपरेट. वो ब्लड बैंक गए, वहाँ पे A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं था. A पॉजिटिव विच इज़ सो कॉमन, पर हमारे ब्लड बैंक में नहीं था. तो हमने पेशेंट पार्टी को बोला ठीक है, फिर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे लेंगे, पास में वो है, आप वहाँ जाके ले आओ. अभी बहुत बार तो ऐसे होता है कि हम लोग आपस में पैसे जोड़ के पेशेंट पार्टी को दे देते हैं. 200 रुपये इस इंटर्न ने दे दिए, 200 इसने, 200 इसने. हम लोग की सैलरी भी 30-31,000 ही होती है. आप लोग जोड़ के पेशेंट के लिए देते हो? हम लोग पेशेंट को देते हैं जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराने के, उन लोग के पास पैसे हैं. डॉक्टर्स इकट्ठा करते हैं पैसे, सब लोग कॉल करके, ए तू कंट्रीब्यूट करने को रेडी है क्या, तब जाके उनका इन्वेस्टिगेशन हो पाता है. तो उनको हमने बोला कि ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 200-300 पता नहीं, एक बार आप पूछ लो, हम एक ब्लड बैंक का नंबर दे देते हैं, वहाँ से जाके ले आओ. पेशेंट पार्टी वॉज नॉट रेडी. अभी और भी ऑपरेशंस है, धनाधन चलते हैं. वी कैन नॉट गिव दिस मच टाइम टू वन पेशेंट. पूरी रात भर OT चलता रहता है. सो मेरा तब शुरू ही हुआ था, तो होता है ना कि बहुत इमोशनली, मतलब इवन लाइक बहुत बुरा लगता है. हाँ, वो नए इंजीनियर और डॉक्टर सब वो नया काम पूरा पैशनेटली करना है. एग्जैक्टली. तो नहीं, मैं तो अभी भी पैशनेटली करती हूँ. बट इज दैट एक स्टेज होता है ना, स्टार्टिंग वाली इमोशंस अलग होते हैं. हाँ, उस टाइम पे बुरा ज़्यादा आपको फील होता है. yes. तो मुझे पता चला कि, मैंने बोला दीदी क्या हुआ, उनके A पॉजिटिव. मैंने कहा मैं A पॉजिटिव हूँ. तो दीदी ने बोला नहीं, तेरे को नहीं देना, क्योंकि इतना इजीली अगर तूने दे दिया, रुक जा 2-3 घंटे, इनको थोड़ा सा हमको डराने दे. अगर इतना इजीली दे दिया ना, अगली बार ये लोग फिर से ऐसे ही करके आएंगे. ये लोग जान की ना, इस फीमेल की जान की वैल्यू इसकी पेशेंट पार्टी समझेगी ही नहीं. इनको बस लगता है कि बस ऐसे ही है, बच गई मिनटों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अभी मेरे को ऐसे हो गया कि यार फटाफट करो, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रात को 12-12:30 बजे के आसपास आई डोनेटेड ब्लड. फिर वो चेक वेक होता है, HIV, हेपेटाइटिस B, वो सब चीज़ें चेक होके 2-3 घंटे के अंदर ब्लड आए, हमने चढ़ाया, फिर भी ऑपरेटेड. सो ब्लड जैसी इतनी A पॉजिटिव विच इज़ अ वेरी कॉमन ब्लड ग्रुप, वो ब्लड तक हॉस्पिटल में नहीं होता. कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेड साइड की जा सकती हैं. बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बेड के साइड में ही करके अगर हम लोग तभी के तभी ट्रीटमेंट दे देंगे, मिनटों में पेशेंट बच जाएगा, बट हमारे पास नहीं होता है. तो ये इंफ्रा जो हम कहते हैं ना, जैसे हम, आपने थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हॉस्पिटल्स देखे होंगे, राइट? तो ये इंफ्रा में ना गवर्नमेंट हमारी बहुत बोलती है, क्योंकि हम जैसे लेमैन लोग जाते ही नहीं है हॉस्पिटल, तो हमें भी नहीं पता. आई थिंक पीपल हु आर शूटिंग राइट नाउ डजंट नो व्हाट यू सेइंग. हमें भी नहीं पता कि ये चीजें होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. अगर नहीं होगा, आई विल सेंड पिक्चर्स टू यू इफ पॉसिबल. उनको लगाना. नहीं, वी टोटली गो बाय योर वर्ड्स. ये तो आप मशीन्स के बारे में बात कर रहे हो, राइट? ऐसी हालत है हॉस्पिटल में, और पेशेंट्स सिट ऑन द फ्लोर. हार्ट अटैक का पेशेंट है, साइड में ग्लूकोज की बॉटल लगी हुई है, कॉकरोच साइड में चल रहा है, छिपकली जा रही है, चींटियाँ चल रही है, वहाँ पेशेंट्स बैठते हैं. इफ आई विल शो यू द पिक्चर, यू विल नॉट बी एबल टू इवन लाइक, यू विल नॉट बिलीव मी ओनली कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के. आप विश्वास नहीं करोगे. आप तो फिर भी ऐसे इन एरियाज में रहते हो, यहाँ तो फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं. कम टू पेरीफेरी, देन यू विल कम टू नो अच्छा ये हालत. और उन चीज़ों में
मतलब पेशेंट को बचा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको भी रिपोर्ट्स, हमको भी मशीन्स, सब चीज़ें लगती हैं. मेक सेंस. अच्छा, एक वो फीलिंग मुझे जाननी है, व्हेन यू से यू डिलीवर लाइक 10-12, तो फर्स्ट टाइम जब हुआ होगा, जब व्हेन यू वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू एक डिलीवर चाइल्ड हाथ में आया होगा, सो व्हाट वाज दैट फीलिंग जो पहली बार आता है, मतलब दैट देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. या सो फाइनल ईयर में हम लोग ऑलरेडी मतलब देखते तो हम लोग सब हैं, लेकिन हमको कोई टच नहीं करने देता. वी कैन नॉट डिलीवर एंड ऑल फाइनल ईयर तक, जब तक MBBS खत्म नहीं हो जाती. जस्ट अ क्वेश्चन, इसमें जो ऑपरेट करता है दैट डॉक्टर इज डिफरेंट और यू आर द वन हु ऑपरेट्स? नो, ऑपरेट जो करते हैं वो सीनियर और PG3 ओके तक, उनको भी S2 तक ही रखा जाता है, सर्जन 2 तक. यूजुअली प्रोफेसर्स एंड ऑल दे ऑपरेट. तो दैट इज C सेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट नॉर्मल डिलीवरी. ओके, तो नॉर्मल डिलीवरी इज इजी, इट्स वेरी इजी. वो आप हैंडल कर लेते हो? वो तो सेकंड्स में, मतलब इट्स लाइक सब लोग बोलते हैं रक्षिता डिलीवर्स लाइक दिस 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 दिस. या आई लव डिलीवरिंग बेबीज लाइक. सो ऐसा होता है कि ऑलरेडी आई हैड माई सीनियर इंटर्न्स जब मैंने ज्वाइन किया तब तक, तो उन लोगों ने अभी तक एक भी डिलीवरी तब तक की नहीं थी. अच्छा. मेरे को 2 दिन हुए थे. आई वाज लाइक नो दी, आई वांट टू डिलीवर. आज कुछ भी हो जाए, आज नाइट ड्यूटी है, मैं तो आज डिलीवर करके ही जाऊंगी. तो शी वाज लाइक योर सीनियर इंटर्न्स डिड नॉट डिलीवर येट. आई वाज लाइक नो, आई विल डिलीवर. तो आई वेंट विद हर, एंड यूजुअली हर कोई डरता है, बट आई डोंट नो, आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड उन्होंने साइड में दी ने असिस्ट किया. शी टोल्ड ऑल द स्टेप्स, यहाँ पे हाथ रखना, ऐसे करना, वैसे करना. पहले बताया मुझे, और पढ़ भी रखा है हम लोगों ने सब कुछ, बट सब कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा है. Correct. फिर मैंने 2-3 उनको खुद डिलीवर करते हुए देखा. फिर व्हेन आई डिलीवर्ड फर्स्ट बेबी, अभी आपने पूछा है लाइक आपको लगा होगा ना कि इसके बाद मैं बोलूँगी कि आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दिस एंड दैट. एज सुन एज आई डिलीवर्ड आई वॉज सो हैप्पी, बट जैसे ही उठा के मैंने मदर को जेंडर दिखाया, द मदर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वॉज अ गर्ल. आई फेल्ट सो बैड. मतलब आई एम अ जेन जी, ठीक है, तो वी गेट एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग. ओ आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, बीइंग अ ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन को लाइफ लेके आई एंड दिस एंड दैट. एंड देन जस्ट डिलीवरी हुआ है एंड द मदर इज क्राइंग, एंड द मदर वाज 18 years old. अच्छा, ओके. या, एंड शी ऑलरेडी हैड अ बेबी गर्ल. ओके, तो दूसरा था उनका. यस. सो व्हेन आई स्टार्टेड डिलीवर करके, हम लोग उनका प्लेसेंटा वगैरह निकालते हैं, पूरा इतना हाथ डाल के अंदर तक जितने भी क्लॉट्स होते हैं वो निकाल के लाते हैं, एंड देन जो टेयर कट हमने दिया होता है वी रिपेयर दैट. तो वाइल रिपेयरिंग वी टॉक टू द लेडी यूजुअली, क्योंकि रिपेयर चलता है आधा घंटा. तो उनका रिपेयर कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ. फिर मैंने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, तुम खुद पढ़ी नहीं, इसको पढ़ाओगी ना, एंड दिस एंड दैट. एंड शी वॉज टेलिंग कि इट्स नॉट लाइक आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, इट्स लाइक माई फैमिली विल पुट प्रेशर ऑन मी, दे विल स्कोल्ड मी. एक बार तो ऐसा हुआ कि बेबी गर्ल डिलीवर हुआ, दे वेंट आउटसाइड, दे वर लाइक कंग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है. पेशेंट पार्टी जो बाहर खड़ी होती है उनमें से बता दिया. जैसे ही फीमेल लेबर रूम से बाहर आई, द मैन स्टार्टेड स्लैपिंग हर. आपके सामने हुए? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, वन ऑफ माई कलीग्स. ओके. द मैन स्टार्टेड स्लैपिंग हर. तो उन्होंने रोका कि व्हाट आर यू डूइंग. तो उन्होंने बोला लड़की हुई है. तो उनका लड़की हुई है तो क्या हो गया, इसमें वैसे भी उनका हमको लगा उतना सीरियस मामला नहीं है. तो उन्होंने बोला कि लड़की हुई है तो क्या हो गया, एनीवेज जेंडर तो आपके उससे डिसाइड होता है, उसका तो कोई रोल भी नहीं है. तो ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग द डॉक्टर एज वेल. और फिर क्या हुआ, 7-8 लोग आ गए. और ऐसा होता है इस केस में नहीं, मुझे आज तक नहीं पता क्या रीज़न था, बट अ मॉब अटैक हैपेंड. वी वर सिटिंग इन द ट्राइज रूम, वन ऑफ आवर कलीग केम एंड ही वाज लाइक भाग लो, फटाफट छुप जाओ, तुम जहाँ से छुप सकते हो. हमने कहा क्या हुआ, बस छुपो. अब अभी तक हमें नहीं पता किस डॉक्टर पे गुस्सा आया था, क्या आया था. वो लोग घुसते हैं, सीधा मारना शुरू करते हैं. किसी को भी? डॉक्टर्स को भी? डॉक्टर्स को ही. अच्छा, डॉक्टर्स को ही. यस. फिर हम लोग ऊपर पीडियाट्रिक्स में जाके छुपे. वी कॉल्ड, पहला ये थॉट नहीं आता दिमाग में, लेट्स कॉल पुलिस, क्योंकि पुलिस आएगी 5 घंटे बाद, तब तक छित पित के हम लोग खत्म हो चुके होंगे. तो वी कॉल आवर बैचमेट्स, सीनियर्स, जूनियर्स, 15-20 लड़कों को बुलाते हैं, तब वो लोग बाहर निकालते हैं. एंड यू नो, गार्ड्स का भी ये लड़की होने पे उस केस में द वन गार्ड वाज लाइक हाँ तो क्या हो गया, इतना साल वेट करते हैं, लड़का चाहिए, अब लड़की होगी तो ऐसा तो करेगा ना. 60 years old होते हैं वो लोग, क्या कर लेंगे. 1 या 2 गार्ड बैठा होता है, और वो भी सब जगह पे नहीं. गायनी और पीडियाट्रिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट वो होते हैं.
जिसके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करती है. मेडिसिन और सर्जरी में आओगे तो हालत ही ख़राब है. वहाँ पे तो गार्ड क्या होता है वही नहीं पता. हम बिलीव करोगे, हम जहाँ रहते हैं मतलब वेर एवर वी स्टे, हमें लगता है ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है. लड़की लड़का इश्यूज़ मेरे ख्याल से मतलब जहाँ तक हम सोच सकते हैं, लेकिन कमिंग फ्रॉम यू कि ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं और इस स्केल पे हो रही हैं, तो विच इज़ सरप्राइजिंग. मतलब आई डोंट थिंक लाइक फिर आई गेस यू आर वेरी प्रिविलेज्ड और समथिंग, बिकॉज इवन विद मी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मुझे बहुत रेस्ट्रिक्ट किया गया. मेरे साथ लाइक मेरे पापा खुद भी बोलते हैं कि अगर तेरी जगह पे लड़का होता ना, शायद अगर तू आज एक्स पे ना वो 2x पे होता. मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है यार ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, जस्ट बिकॉज आई हैव दोज XX क्रोमोसोम्स रादर देन XY. लाइक अभी रिसेंट बात 13-14 साल की उम्र से ना ऐसा हो जाता है पेरेंट्स की कन्वर्सेशन हर चीज़ लाइफ में वॉट एवर आई एम डूइंग इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज. रिसेंटली आई मेक कॉन्टेंट विच इज़ लाइक थोड़ा सीरियस, तो आई वॉन्ट टू लुक मैच्योर, थोड़ा एल्डरली, ताकि थोड़ा और लोग सीरियस लें. सो आई स्टार्टेड पुटिंग बिंदी. तो माई डैड वाज लाइक व्हाई आर यू पुटिंग बिंदी? आई वाज लाइक थोड़ा बड़ा दिखने के लिए. दो आई लाइक बट मैरिड वुमेन पुट बिंदी. आई वाज लाइक या बट इससे थोड़ा बड़ा दिखता है. तो ही वाज लाइक तो किसी लड़के को पसंद आना होगा तो वैसे भी नहीं आएगा. अब मैंने कहा पापा जी ज़िंदगी में हर चीज़ शादी नहीं होती है. देन ही वाज लाइक ऐसे ही अभी ठीक है, अब फिर भी पापा थोड़े से मतलब उनको समझ आने लगा है कि हाँ वो ठीक कर रही है जो कर रही है. बट फिर भी मजाक में एक दिन बोल रहा है इतने पॉडकास्ट करने लगी आजकल लड़कों के साथ भी बहुत, अब पता नहीं अच्छा रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा. मैं कहा ओ भाई. एंड दीज आर द थिंग्स जो अब हैं व्हेन आई हैव डन वेरी गुड इन माई लाइफ. स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था क्लास 12 में, इफ़ अ गाय विल कॉल मी, खुद का फ़ोन तो नहीं है, अगर पापा के फ़ोन पे भी किसी का आ गया कुछ काम की बात है, दिल आस्क मी टू पुट द फोन ऑन स्पीकर एंड देन आई कैन टॉक. व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, मैंने नीट UG जस्ट क्लियर किया है, फर्स्ट ईयर में हूँ, तब घर पे जब मैं गई मेरे उठने से पहले मेरा फ़ोन चेक हो चुका होता था. मुझे पता है क्योंकि नोटिफिकेशन चेक हुई हैं, वो मुझे तो पता चलता है उस चीज़ से, मेरा फ़ोन चेक हो चुका है. आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक फेसबुक, बट आई वॉज ऑलवेज दैट रिबेलियस वन कि नहीं यार मतलब मुझे करना है तो करना है. आई मेड फेसबुक, आई डिड नॉट इवन ब्लॉक माई डैड. सो रक्षिता, इसमें ना जस्ट टू मेक अ पॉइंट हेयर, क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चेंज होती है. अब रक्षिता विल ग्रो बिग, और शायद जैसे हमारे साथ भी हुआ है कि मेरे दादाजी वॉज गांव से एंड देन ही केम टू दिल्ली, फिर चीज़ें चेंज हुई एंड फिर डैड आए, डैड का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, फिर आए, अब हम थॉट प्रोसेस अलग ला रहे हैं. सो मे बी अ लिटिल अबव योर जनरेशन वी आर, तो हम क्या पास ऑन करेंगे वो और बेटर होगा. तो जब आप ये आई थिंक विल कम, हम ये समझते हैं ये एवोल्यूशन विद टाइम आएगा, हर जगह आएगा, हर फैमिली में आएगा, बट विल टेक टाइम. जैसे आपकी फैमिली में आपने बताया, सो यू विल बिल्ड दैट जनरेशन आगे जो शायद होगा, बट इट विल टेक टाइम. मतलब इट इज गोइंग ऑन, बट जहाँ आप बात कर रहे हो जहाँ पे दिस स्ट्रक्चर मॉब आ रही है सिर्फ मारने के लिए कि एक बेटी हुई है, दिस वेरी वेरी सैड. मतलब मेरे हिसाब से आई एम 24 years old right now and I have never seen a female, like hardly 1 or 2, जो मेरी एज से बड़ी थी जिनको मैंने डिलीवर किया. ओके. Maximum are of 17, 18 and 19 years old. The youngest patient I have delivered is of like 14, I guess. The 14. legal age is 18. 18. And these people you're talking about are married. ये शादीशुदा थे. Yes. They are early marriage cases सारे. Yes. एंड अगर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो फिर लोग आना बंद कर देंगे. वो लोग ऐसे ही किसी जगह पे डिलीवरियाँ कराएंगे, वहाँ पे आधी मोर्टालिटी रेट बढ़ जाएगा एंड दिस एंड दैट. तो आप जब कभी, जैसे आप एजुकेट भी करते हो काफ़ी लोगों को, तो ये जो अर्ली एज हो रहा है प्रेगनेंसी और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी आप बोलते हो, तो उसमें आपका क्या टेक है? मतलब हाउ डू यू, कभी काउंसिल नहीं करते उनको, या क्या करना चाहोगे? इवन अगर आपके एक रील शायद मिलियन पहुँचती है, तो वो रक्षिता क्या बताना चाहिए टू दोज अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज? नंबर 1 थिंग, जैसे मुझे पता है क्या लगता है, जो लोगों के ये हो रहा है ना उन तक ये वीडियो ही नहीं पहुंच रही है. Okay. उनके पास ये सारी सुविधाएं हैं ही नहीं. वहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हमारे पास आती हैं उनको दे डू नॉट इवन नो उनके साथ हो क्या रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है. हम लोग उनको बोलते हैं कि यू आर जस्ट 18, तुम क्यों, वाई डिड यू गेट मैरिड? You're like, because parents wanted me to. Why did you have a baby? Because my family wanted me to. मुझे ऐसे लगता है लाइक हम लोग उनको हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे साथ हो गया, अब अगली अपनी बेटी के साथ मत होने देना प्लीज़. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड समटाइम्स लाइक बहुत
फीमेल्स आके रो रही होती हैं कि आई डोंट वांट दिस, जिनको रियलाइजेशन होती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. जब मैं तो हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि मुझे लगा था मैं मेडिसिन सीखने गई हूँ, मैं तो दुनियादारी ज़्यादा सीख गई वहाँ पे जाके. तो एज अ डॉक्टर आप इमोशंस कैसे हैंडल करते हो अपने, जब आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे. डेफिनेटली आते हैं, स्पेशली व्हेन योर फर्स्ट पेशेंट डाई. दैट Okay. इज़ द टफेस्ट एवर सिचुएशन टू हैंडल. वो बट क्या था, इफ आई मे नो सिचुएशन? या सो लाइक वी हैड अ पेशेंट, उनको कैंसर था एंड वो स्टेज 4 पे था. सो वी न्यू कि शी विल नॉट सर्वाइव, बट वी वर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. हमने कीमो भी दिलाने की कोशिश करी, हमने सब कुछ करने की कोशिश करी. नाइट ड्यूटी चल रही है और रात को 3 बजे हम राउंड देते हैं. सो 3 बजे राउंड देने गए, सब पेशेंट नॉर्मल हैं कि नहीं है, उनके पास भी गए. तो जब उनके पास गए तो उन्होंने हाथ पकड़ के बोला, मुझे ना डॉक्टर बाबू पता चल गया है, मैं नहीं बचूंगी, प्लीज़ मैं जितने दिन ज़िंदा हूँ ना, तो मेरे को तब तक घर जाने दो, मैं वहीं रहना चाहती हूँ. तो हमने बोला कि ठीक है यार, मतलब बात तो सही बोल रही है, क्योंकि हमको पता है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है. मतलब उनका इतना हाथ पतला था कि नॉर्मल बीपी कफ उनके ऊपर काम नहीं करेगा. पीडियाट्रिक्स का बीपी कफ हम लाते थे, वो लगाते थे. सो हमने बोला ठीक है, 8 बजे हमारा ड्यूटी ख़त्म होगा, तो उसके नेक्स्ट डे ही हम डिस्चार्ज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट डे हम लोग आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आप लामा ले लेना. लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, दो वी डू नॉट एडवाइस टू लीव यू, बट यू वांट टू गो, दैट्स व्हाई वी आर अलाउइंग यू टू गो. तो उनको हमने बोला ठीक है आप चले जाना. बट सुबह 7:15 के आसपास की बात है, मेरा ड्यूटी ख़त्म हुआ, लेबर रूम से मैं वहाँ पे गई, अगली यूनिट ने टेक ओवर किया. सामने से मेरा कलीग आता है, वाज लाइक यू नो दैट पेशेंट? आई वाज लाइक व्हाट पेशेंट? दैट कैंसर पेशेंट. आई वाज लाइक या व्हाट हैपेंड? वी आर लीविंग ना, वो आज जा रही है ना, वी आर डिस्चार्जिंग हर ना. ही वाज लाइक शी इज़ नो मोर. उसके बाद मतलब मुझे समझ नहीं आया हाउ टू रिएक्ट, और मुझे थोड़ा सा अपना इमोशन जैसे एक्सप्रेस करने में वहाँ पे थोड़ा शर्म आती है. तो आई वेंट टू वॉशरूम, मेरे को 1-2 आंसू टपके एंड आई फेल्ट सो बैड, क्योंकि वो लोग 25-25 दिन से एडमिट होते हैं. हम लोग सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, नाइट ड्यूटी में हर टाइम उनके साथ होते हैं, डे ड्यूटी में पूरा दिन होते हैं. बॉन्ड बन जाता है. हम लोग मजाक करते हैं. जैसे उनका, मेरी एक पेशेंट थी, शी वॉज माई फेवरेट पेशेंट, और वो 5 दिन रही होगी, बट 5 दिन में इतना कनेक्शन हो गया कि जब वो डिस्चार्ज हुई मुझे पता नहीं चला. आई वाज लाइक वो डिस्चार्ज हो गई, शी डिड नॉट इवन मीट मी. उनका मैं ब्लड लेती थी जब मैंने पहली बार लिया. वो लोग थोड़ा इतना ऐसे इनोसेंट से होते हैं. मैं एक सिरिंज में इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे को CBC वगैरह भेजना है, तो मैं ब्लड निकाल रही हूँ. वो कह रहे मेरे में पहले ही खून कम है, आप सारा खून निकाल लोगी तो फिर मेरे में बचेगा क्या? मैं कहा इतना खून निकालने में कुछ नहीं होता. तो ऐसे उन लोगों के साथ हंसी मजाक बॉन्ड, क्योंकि हम भी 24-24 घंटे वहीं रहते हैं, हमारे भी कोई अलग कमरे नहीं होते, बीच में पेशेंट के बीच में घूम रहे हैं. तो बहुत बुरा लगता है. एंड डिलीवरी के टाइम पे जब लड़कियां होती हैं स्पेशली, मुझे तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है. मतलब दिस इज़ लाइक टू मच. कैन आई आस्क वन थिंग? इसमें मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपने जैसे बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना लैक ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं या होते ही नहीं है अकॉर्डिंग टू यू. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 100 डेथ्स हो रही हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स भी तो रीज़न होगा कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ डेथ हो रही होगी उसमें. कि अगर उसको राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट और राइट इक्विपमेंट मिल जाते तो शायद वो जान बच जाती. डेफिनेटली. ये कितना परसेंटेज होगा अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है अगर 100 डेथ्स हैं तो उसमें से 20 to 30% कैन बी सेव्ड. मतलब 20 to 30% हम बचा सकते हैं इफ उनको इंफ्रा मिल गया राइट टाइम पे. जैसे हम लोग के हार्ट अटैक वगैरह के पेशेंट जितने भी आते थे उनको हम उतना बचा नहीं पाते थे, बट अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आया है, वी हैव मशीन्स, वी हैव इक्विपमेंट्स, डेवलपमेंट हो रही है. राइट. बट अभी बेटर हो गया है. अच्छा, इससे ना मेरे को एक चीज़ दिमाग में रिगार्डिंग हार्ट अटैक पे करते हैं बात. सो टुडे वेरी कॉमन, यूथ में भी हो रहा है, एंड अब तो कोई एज बैरियर नहीं है. पहले ही होता था कि 40 ईयर से ऊपर होगा तो आप हार्ट टेस्ट करा लो. अब तो मेरे ख्याल से 30s में भी लोग डर रहे हैं. तो मैं एक अपना सर्कल बताता हूँ, उसमें आप मुझे बताना मैं करेक्ट हूँ या गलत हूँ. तो हम एक सोशल सर्कल में बैठे थे. देयर वाज वन प्राइवेट हॉस्पिटल का गुड डॉक्टर एट अ गुड लेवल. ठीक है, हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड लाइक कि प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का टू फॉलो फॉर अ हार्ट अटैक. तो मैंने बोला यार आजकल ना एसिडिटी एंड हार्ट अटैक बहुत, हाँ मतलब बहुत क्लोज हो गए हैं. मतलब जो अब किसी को भी हार्ट बर्न होता है तो उसको इतना डर हो गया ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, वो सबसे पहले हॉस्पिटल ही भागता है. तो बोलता है यार हमारे तो ना, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट कोटिंग समवन, बट हमारा तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को सीधा एंजियोप्लास्टी तक लेके जाना है. दैट इज हमारा प्रोटोकॉल इन प्राइवेट हॉस्पिटल.
मतलब टू बिल हिम बेसिकली okay. टू बिल. तो आई वाज शॉक्ड मतलब फॉर अ मोमेंट, क्योंकि हम एज अ एक नॉर्मल एसिडिटी का बंदा भी होगा ना, उनको डायग्नोस पहले ही हो जाता है विद कि एसिडिटी है या नहीं है. बट प्रोटोकॉल ऐसी होती है कि ऐसा होता है. तो व्हाट इज योर टेक, मतलब ये आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, हैव यू हर्ड ऑफ इट? Yes, I have heard of this. I am aware of this. इस केस में हर केस में ऑलमोस्ट सिमिलरली, फॉर एग्जांपल सी सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि वी ट्राई जितना ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो सके उतना पॉसिबल. तो येस इट इज़ हैपनिंग. अब कितने लेवल पे है, कहाँ पे है, किन हॉस्पिटल्स में, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ओवर द सेम, बट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है. तो जो वेस्टर्न हमारे ना, मेरी सिस्टर यूएस में रहती है, तो उनका क्या हुआ, उनका जब लेबर हुआ तो वहाँ पे ना इमोशंस ऐसे हैं डॉक्टर्स के, दे ट्राई टू डू लेबर मतलब नॉर्मल डिलीवरी, एंड यहाँ पे इट इज़ मोर टुवर्ड्स सी सेक यहाँ पे. सो नॉट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. नॉट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मतलब यहाँ इंडिया का सिस्टम सी सेक टुवर्ड्स क्यों है इतना ज़्यादा? If a female will deliver normally, she will get discharged in 24 hours. If everything is fine, ज़्यादा टेयर वेयर नहीं आया, सब कुछ. If a C-section patient is there, तो डिस्चार्ज 4-5 दिन बाद होगा. 4-5 दिन में बेड का बिल बनेगा. ऑपरेशन में 1 लाख होगा. नॉर्मल डिलीवरी में तो 5 मिनट लगती है. ठीक है, फीमेल लेबर में है जब तक फीमेल साइन कर रही है. तो हम लोगों के पास तो OT 2 हैं. एक OT में 2 बेड होते हैं, तो एक टाइम पे 4 OT मैक्स हम लोग कर सकते हैं. तो वी तो डू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सकता है. हम लोग तो नॉर्मल डिलीवरी ही चलती है सब कुछ. कई बार तो ऐसा होता है लेबर में है, हेड एंगेज हो चुका है, एंड फीमेल इज़ रिक्वेस्टिंग नो मेरे को ऑपरेशन कर दो, हाथ पकड़ लेते हैं. तो नहीं कर सकते हम लोग यार. 4-5 दिन हमारे पास बेड ही नहीं बचेंगे आपको रखने के लिए. बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने जब ये वीडियो भी बनाया नॉर्मल डिलीवरी का, तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिर सी सेक्शन ज़्यादा क्यों किया जा रहा है. व्हाट इज द अमाउंट डिफरेंस इफ आई मे आस्क? अगर आप करते हो किसी नॉर्मल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी की नॉर्मल डिलीवरी, वो कितना पैसा बनता है उसका बिल जस्ट बाहर निकल के? 2 रुपये विद डिलीवर. 2 रुपये में, हाँ. 2 रुपये की टिकट कटती है बाहर, उसके बाद एवरीथिंग इज फ्री. ओके. ये प्राइवेट में ही शायद 2 लाख है, तो ये 2 रुपये और 2 लाख का डिफरेंस है जो ये बिजनेस कंडक्ट हो रहा है मेजर. या इसीलिए तो 5 स्टार लगता है आजकल हॉस्पिटल एंटर करते टाइम. इट डजंट लुक लाइक हॉस्पिटल ओनली. अच्छा, कमिंग टू द पार्ट दैट यू डू अ रियली लॉन्ग शिफ्ट, द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रक्षिता ने शिफ्ट करी है, कितना लंबा था वो ड्यूरेशन? मैंने 36 आवर्स, क्योंकि अभी तक सर्जरी में मेरा पोस्टिंग नहीं हुआ है. सर्जरी में जब होगा 72 आवर्स. सो मतलब आज मैं गई, चलो पापा जी मैं जा रही हूँ, तो आई विल कम बैक आफ्टर 3 days स्ट्रेट 72 हॉस्पिटल. एंड ये 72 आवर्स ऑन ड्यूटी. आई कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ द हॉस्पिटल, एंड इफ द पेशेंट लोड इज हाई आई कैन नॉट स्लीप. आई कांट. यस, आंखें बंद होती हैं. रेस्ट करते हो? डिपेंड करता है पेशेंट फ्लो कितना है. हो सकता है मतलब ऐसा होता है कि जैसे अभी हम लोग गायनी में पोस्टेड होते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग 8 लाइक एक नॉर्मल डे बोलती हूँ. सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक OPD. 2 बजे हम वापस आते हैं, 5:30 बजे वापस जाते हैं. राउंड स्टार्ट होता है 8 बज जाते हैं ऑलमोस्ट. फिर 8 बजे हमारा नाइट लेबर स्टार्ट हो जाता है, जो अगले दिन 1 बजे तक चलता है. फिर घर जाते हैं, 5:30 वापस आते हैं फॉर इवनिंग राउंड्स. सो दिस इज़ लाइक मंडे एंड ट्यूसडे. अब आगे भी पूरा हफ्ता ऐसे ही बिजी रहता है. नो संडे ऑफ, नो सैटरडे, नथिंग. कोई छुट्टी के नाम पे कुछ नहीं है. 1 साल में 15 दिन की छुट्टी अलाउड है. सो वहाँ पे ऐसे होता है कि रात में 2-3 बजे के आसपास तक हम खुद जाग सकते हैं इजीली. लेकिन 2 बजे सोने का मन किया, तब भी पेशेंट फ्लो एकदम बढ़ गया. ओके. तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का फ्लो कितना है. लेकिन नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कितने घंटे सो पाते हैं, तो रात में 1 या 2 घंटा इतना मिल जाए तो जन्नत है. फिर तो मज़ा आ जाता है कि अब तो आ जाओ, अगला आ जाओ, किसको डिलीवर करना है आप बताओ मेरे को. क्या ओके. एंड ये यूजुअली जो ये रेस्ट होता है, ये आप लोगों को कोई स्पेशल सेक्शन दिया जाता है टू रेस्ट इन हॉस्पिटल? डिपेंड्स. कुछ जगह, कुछ डिपार्टमेंट्स में है जो नए अभी बिल्ड हुए हैं, बने हैं. जैसे रक्षिता कहाँ रेस्ट करती है इफ शी वांट्स इन बिटवीन 2 या 3 बजे? फॉर एग्जांपल दिस इज लेबर रूम. हाँ जी. ठीक है, तो यहाँ पे 8-9 बेड लगे हुए हैं जहाँ पे फीमेल्स लेटी हुई होती हैं जो अबाउट टू डिलीवर. हाँ जी. ठीक है, यहाँ पे एक बेड लगा है, तो आई स्लीप ऑन दैट. अच्छा, नो स्पेशल प्लेस टू गो? नो नथिंग. अच्छा, ठीक है. ओके. या मतलब ऐसा होता है कि पीछे से वो चीख रही हैं एंड आई एम स्लीपिंग,
क्योंकि नींद नहीं, और तो हम सिस्टर को बोल देते हैं कि अगर दिखे हेड आ गया है तो उठा देना, बोल देना 1 सेकंड में उड़ जाएंगे, जो करना होगा फिर देख लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा, एक ना इसी पे व्हाट हैपेंड वाज द आरजे कर केस व्हिच वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। सबको पता है क्या हुआ, ठीक है, मेरे को इन डेप्थ नहीं पता, ऑल आई नो कि समथिंग बैड हैपेंड, बट उसमें लैग था इन इन्वेस्टिगेशन, एंड इन्वेस्टिगेशन भी इस टाइप की जहाँ पे ऑब्वियसली एफआईआर क्रिमेशन के बाद हो रहा है, मदर एंड फादर को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम, सबको पता है ये स्टोरी कि क्या हुआ है। सो मेरा एक थॉट था इस पे कि वॉज इट दैट कोई बहुत बैग पॉलिटिकल आदमी वॉज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी मे बी, और वॉज इट टू जस्ट सेव द रेपुटेशन कॉलेज का कि यार कॉलेज की रेपुटेशन हार्म नहीं होनी चाहिए तो केस को दबा दो। एक ये भी पर्सपेक्टिव होता है, दूसरा होता है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई एक बिग नेम इन्वॉल्व है। सो दोनों पर्सपेक्टिव थे। सो वेयर डू यू थिंक? इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके, तो डजेंट मैटर रेपुटेशन एंड ऑल, क्योंकि इट्स नॉट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। Okay. ठीक है, पेशेंट फिर भी आएंगे, सब कुछ होगा। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यू नो अबाउट द मॉब अटैक व्हिच हैपेंड? यस, 7,000 लोग आए थे। करेक्ट। So I'm giving you 5 CR right now. I want you to get me 7,000 people tomorrow morning exactly at 8. Do you know the funnel? Where to get those people from? So it means it's not someone who just have money. It is someone who's very influential. Very influential. जिसने ये काम पहले भी किया होगा. Now we do not know. That's why we are just protesting. It's been more than 35, 36, 40 days almost. Almost, yeah. Yeah. So influential person was involved in the activity. Definitely. Definitely. Not Definitely. just the reputation guy. मतलब ये तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो कोई अनएडुकेटेड भी होगा ना, मैं दादी जी को भी किसी को बताऊंगी ना, वो भी बोलेंगी हाँ डेफिनेटली है। एंड इसमें आपका टेक इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट कैन बी डन, मतलब देखो जो हो गया वो तो हुआ बिकॉज ऑफ वट एवर, कोई चीज़ें जो ये चीज़ फ्यूचर में अवॉइड कर सकती हैं। सी यू आर वर्किंग एंड मैनी गर्ल्स लाइक यू आर वर्किंग गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कोई ऐसी चीज़ जो शायद सामने वाले के डर रहे, उस रूम में सीसीटीवी कैमरा था? नहीं था। सो अब उसके अलावा कोई चीज़ है जो आपको पता है, पैरामीटर्स हैं कि एटलीस्ट आदमी को डर रहेगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू थिंग्स कैन बी डन कि इससे वी कैन प्रिवेंट एटलीस्ट 50-60% केसेस? सी यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक जस्ट अबाउट डॉक्टर्स बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ वुमेन हु इज लिटरली इन हर वर्क प्लेस सेविंग अदर्स लाइव्स। सो मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, तो शुरू में बयां आया कि एक काम करते हैं डॉक्टर्स को, फिर फीमेल डॉक्टर्स को नाइट ड्यूटी कम देना शुरू करते हैं। देयर वाज अ स्टडी डन ऑन 1000 रेप जो लोग करते हैं उनके ऊपर, एंड उसमें पता चला कि इट्स नॉट द सेक्शुअल डिज़ायर जिसकी वजह से दोज पीपल डू दिस, इट्स बिकॉज वो लोग अपने आप को सुपीरियर फील कराना चाहते हैं, दैट्स द रीज़न वो लोग रेप करते हैं। सो जब आपने बोला कि आप फीमेल डॉक्टर्स को नाइट ड्यूटी नहीं दे रहे हो, इट मीन्स आपने हमको सेट कर दिया कि येस यू आर नॉट इक्वल। जिस सोच को हमको इक्वल करना चाहिए वो सोच को आपने बढ़ावा दे दिया। सो वी वर लाइक हमको नाइट ड्यूटी में कम नहीं चाहिए। ये किसने बोला है नाइट ड्यूटी नहीं देनी चाहिए? बंगाल की अथॉरिटीज़ ने उस टाइम पे बोला था कि दिस कैन बी द सोल्यूशन, पोटेंशियल सोल्यूशन। सो वी वर लाइक कि ये सोल्यूशन नहीं है, आप सीसीटीवी बढ़ाओ, सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाओ, वो सब चीज़ें आप हॉस्पिटल में करो, लेकिन यहाँ पे इट्स अबाउट अ वुमेन। सो आई फील इट्स हाई टाइम हम लोगों को कोई बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है। लाइक इन सो मेनी गल्फ कंट्रीज हफ्ते के अंदर अंदर रेप विक्टिम को फांसी, रेप जो करने वाला इंसान है उसको फांसी चढ़ा दी जाती है। रोड, कुछ जगहों पे तो रोड के बीच में खड़े करके गोली मारते हैं। राइट। सो आई लाइक कुछ दिन पहले भी आई वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, शी वॉज इन क्लास 6th, Right. अबाउट दिस ओनली। शी नोज सब कुछ इसके बारे में, एंड शी वॉज लाइक दीदी यू नो वॉट वी शुड डू, जिसने ऐसा किया है ना उसको पकड़ के उसको भी लेके आना चाहिए, एंड उसने ना वो दीदी के बोथ लेग्स को ऐसे फाड़ दिया था ना, उसकी भी लेग्स को फाड़ना चाहिए। एंड आई वॉज लाइक या ऐसा ही कुछ करना चाहिए, लाइक लिटरली रोड के बीच में खड़े करके गोली मारो यार, कि अगली बार सामने वाले इंसान को करने से पहले भी 2 बार सोचने की जरूरत पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको मान लो बहुत गुस्सा आ रहा है, आप रोड पे जा रहे हो, आपको हल्का सा पुलिस ऑफिसर पे किसी पे थोड़ा सा टक्कर वक्कर हो गई और आपने उनको गुस्सा आ गया आपको, आप कभी भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे क्योंकि आपको पता है कि दे डू हैव लॉस जो उनको बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। तो वो डर ना बहुत ज़रूरी है
इस केस में हम लोग को जस्टिस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा हमको नहीं पता, और हाई चांसेस है नहीं मिल पाएगा, बिकॉज एविडेंसेस, अब तो सीबीआई ने भी बोल दिया कि एविडेंसेस सारे टेम्पर हो चुके, या सो एटलीस्ट अगली अभया, अगली निर्भया तो ना हो, तो उसके लिए वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर दैट. तो इसमें ना मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आई नो यू आर राइट एट योर एंड, जो ऐसा करता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, आई एग्री. इंडिया का लॉ ना इस केस में आप बहुत चीज़ें सुनते होगे बट डाइवर्सिफाइंग इस चीज़ से, बट यहाँ पे ना फेक भी चीज़ें होती हैं. इंडिया कहता है कि प्रोटोकॉल फॉलो करो, प्रोटोकॉल से आपने ये जज करा कि ये रेप हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए एंड ऑल. अब क्या हो रहा है, बिकॉज ये क्यों करा, फेक रेप के केसेस बढ़ गए. अब दोनों ऑडियंस है यहाँ पे, एक ऑडियंस यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करती है, जहाँ पे मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि ये चीज़ होनी चाहिए, दैट इज व्हेन ऐसे लोग रुकेंगे. लेकिन एक तरफ एक ऐसी भी ऑडियंस है, एक फेक रेप के चक्कर में एक लड़का शायद 10-10 साल तक जेल काट रहा है. सो एवरीथिंग हैज टू गो बाय द प्रोटोकॉल कि क्या होता है. तो ये वाला केस में चक्कर मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ ढंग से, एंड इट वॉज मोर ऑफ ए इन्फ्लुएंशियल गेम जो नहीं हुआ. बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे दोनों टाइप ऑफ क्राउड है जो केटर होना होता है, राइट. सो यू कैन नॉट से कि स्ट्रेट अवे एक एक्सट्रीम बना दो, मतलब इट इज डिबेटेबल. या अगर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 100% प्रूव हो जाता है, उनको हमने एज एन एग्जाम्पल सेट कर दिया ना, लाइक आई एम एन एडुकेटर, राइट. मैं जब पढ़ा रही होती हूँ, एक दो बच्चे को ना गलती से नहीं, इनफैक्ट मैं जानबूझ के ज़्यादा डांट देती हूँ ताकि बाकी लोगों को एग्जाम्पल सेट हो जाए, वो लोग ज़्यादा पंगा ना करें. तो जिस केस में 100% प्रूव हो जा रहा है, एटलीस्ट उनमें तो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें ताकि ये केसेस बहुत कम हो जाए. एंड डेफिनेटली आई एग्री, मतलब हर वो गलत केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत होते हैं, और जिसकी वजह से बहुत लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद भी होती है. तो हम लोग को दोनों करना पड़ेगा, लेकिन जो 100% प्रूव हो गया उसमें तो ये एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मेक सेंस. क्या अच्छा, एक चीज़ रक्षिता, लॉन्ग शिफ्ट में आप सेफ फील करते हो अब करंट सिचुएशन में? डू यू फील सेफ? नहीं. अच्छा, ओके. बिल्कुल भी नहीं. बहुत बार ऐसा होता था, रात को 3-4 बजे के आसपास ऐसा हो गया कि एकदम थक गए हैं बिल्कुल, और अभी मैंने अपना कोई इंटर्न है, मैंने उसको बोला यार अब तू संभाल लेना, तब तक थोड़ा पेशेंट फ्लो कम है, मैं बस 1 घंटा जाके थोड़ा सा सो के आ जाती हूँ. मेरे को हॉस्पिटल में जो बेड मिलता था, आई वॉज रेडी कि ठीक है यहाँ पे सो रहे. मेरे को आज तक डर ही नहीं हुआ. कई बार मैं घर से मान लो जा रही हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं पापा को कॉल करते हुए जा रही हूँ, फिर मैं पापा जी चलो ठीक है मैं पहुँच गई. कहते अच्छा हॉस्पिटल पहुँच गई. मेरे पापा को भी लगता कि अच्छा चलो ठीक है अब हॉस्पिटल पहुँच गई. बट आई डू नॉट थिंक आफ्टर दिस नाइट ड्यूटीज़ आर गोइंग टू बी सेम एनी मोर, एंड हुई भी नहीं है. मतलब उसके बाद जितनी भी नाइट ड्यूटीज़ की हैं वो सेम नहीं थी. आई वॉज नॉट रेडी टू गो एक ऐसी हॉस्पिटल की जगह में जहाँ पे कोई और नहीं है. एटलीस्ट लाइक कुछ जहाँ पे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग, इट्स वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी. आरजे के बारे में यू स्टिल प्रोटेस्टिंग, विच वी सॉ दैट यू आर कंटिन्यूसली ऑन टू इट, कि इज इट बिकॉज वो स्टेट कोलकाता है जहाँ ये हुआ है एंड यू आर इन द विसिनिटी, और इज इट लाइक कि अगर ये रक्षिता किसी और स्टेट में भी होती तो शायद रिएक्शन सेम रहता? शायद नहीं रहता, जहाँ तक मुझे लगता है. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. जब 9 अगस्त को ये हुआ, हम लोग को पता चला तो एकदम होता है ना, हम लोग को एकदम क्लोज, सब कुछ हमें पता है. सारी हम लोग के पास फोटो आई हैं, आई हैव सीन हर पिक्चर्स, सो इट फेल्ट वेरी पर्सनल. यू वांट टू शेयर अ बिट ऑफ इट जस्ट फॉर द ऑडियंस कि कितने लेवल पे ये चीज़ गई थी? मे बी सर बुक्स में पढ़ना एक डिफरेंट होता है, सिंस यू हैव सीन द पिक्चर्स, टू दैट ऑडियंस कि वो चीज़ इस लेवल पे गई थी. आई हैव सीन द पिक्चर में द लेग्स वर रोटेटेड एक्सटर्नली, तो पोस्टमार्टम बोल रहा है कि नहीं द पेल्विक गर्डल वाज नॉट ब्रोकन, बट मुझे पिक्चर में दिख रहा है, हम लोग हम हर कोई आपस में डिस्कस कर रहा है, हमको भी दिख रहा है कि लेग्स आर रोटेटेड एंड पेल्विक गर्डल टूटा हुआ होगा. इवन जो उनकी मदर की लाइक वो हैं आंट, उन्होंने बयान भी दिया है कि बोथ आर लेग्स वर एट वाइड लाइक राइट एंगल्स, वाइड ओपन, एंड पॉसिबल ही नहीं है जब तक पेल्विक गर्डल ब्रोक. लाइक 9 महीने तक एक मदर वुम में बच्चे को रखती है, तो पेल्विक गर्डल इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स, तो किसी एक इंसान के लिए तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है. तो वी वर श्योर कि देयर आर मल्टीपल मेन इन्वॉल्व, एंड जब वो सब चीज़ें देखी इट फेल्ट रियली पर्सनल. एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ प्रोटेस्टिंग, एवरी सिंगल पर्सन, नॉट जस्ट डॉक्टर्स. वहाँ पे हर टाइम रैली निकलती हैं. हमको आज रैली का स्लॉट नहीं मिला, इट मीन्स समवन एल्स इज डूइंग. रात में 12 बजे भी हमने रैली किया है, 1 बजे भी किया है. जो स्लॉट हमको मिला है 3 किलोमीटर 2 घंटे तक 4 घंटे तक सब चीज़ें.
और अभी भी पूरा देश अब उतनी बात नहीं कर रहा है। और मतलब हम तो आपस में डिस्कस भी ऐसे कर रहे थे कि औरों से क्या उम्मीद करें जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया और भाग के डॉक्टर्स ने ही साथ छोड़ दिया अब। बट बंगाल के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है बट हमने आपको लगता है कुछ आएगा, मतलब एनीथिंग, क्योंकि इतना टेम्पर हो रखा है एविडेंसेस कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहोगे जहाँ पे कुछ एक टेम्पर ऑफ एविडेंस आप बता सकते हो जो यहाँ पे आपने देखा और इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ है और एक्चुअल में ही हो, बिकॉज एक्चुअल आप लोगों को पता है कि यू वर देयर एट द ग्राउंड, और पेपर्स में, सॉरी पेपर्स इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो अथॉरिटीज ने बोला कि ये है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, एक दो तीन मेजर डिफरेंस विच केम आउट? लाइक जहाँ पे वो हुआ था इंसिडेंट, जब पूरा सब कुछ हो चुका है, सारा ये सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, सबसे पहली बात तो उस मामले को सुसाइड कह के दबाने की कोशिश की जा रही थी। तब वहाँ के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके उन्होंने पोस्टमार्टम किया। अब कभी भी कोई भी ऐसा सुसाइड होता है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि एक न्यूट्रल ग्राउंड मिल सके, बट उसी हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया, रात में ही क्रिमेशन कर दिया गया। पेरेंट्स का खुद बोलना है कि हमसे पहले 2-3 बॉडी और थी बट हमारी बेटी की क्रिमेशन पहले कर दिया गया। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर जो साइड वाला रूम है, वॉशरूम समथिंग, उसको तोड़ दिया गया रिनोवेशन के नाम पे। तो मेरे को तो नहीं लगता कि एक क्राइम साइट से ज़्यादा कोई सिक्योर साइट होनी चाहिए, साइड वाला वही तोड़ दिया। जो मॉब अटैक हुआ, आई डोंट नो इफ इट्स अ थ्योरी और क्या, लेकिन वहाँ पे यही डिस्कशन चल रही है सबके बीच में। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, दैट्स व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश। बंगाली में इट्स एक तला मीन्स ग्राउंड फ्लोर, दो तला मीन्स फर्स्ट फ्लोर, तीन तला मीन्स सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन। सो अभी उन्होंने बोला होगा थर्ड फ्लोर को डैमेज करना, बिकॉज ये थर्ड फ्लोर पे था, उन्होंने डैमेज किया 3 तला मतलब सेकेंड फ्लोर। तो उस दिन जब मॉब अटैक हुआ था सेकेंड फ्लोर डैमेज किया गया था, थर्ड फ्लोर नहीं। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या क्या पता नहीं, बट इट्स अ थ्योरी जो बोला जा रहा है। तो वो जो मॉब आया था वो उसको ही डैमेज करने के लिए आया था। अदरवाइज अगर उनका कुछ और मोटिव होता, दे कुड हैव रेप्ड वुमेन, मोर वुमेन, कुछ भी कर सकते थे, कुछ नहीं किया, दे जस्ट केम, डिस्ट्रॉयड एंड। तो आइडियली वो इंसिडेंट टुक प्लेस एट थर्ड फ्लोर, और क्योंकि इनको इन्फो 3 तला आ रखी थी, हाँ, इनको बोला गया होगा थर्ड फ्लोर। हाँ, थर्ड फ्लोर इन्होंने सोचा, थर्ड 3 का मतलब 3 तला, हाँ, 3 तला तो सेकंड फ्लोर होता है, तो ये लोग सेकंड फ्लोर शायद डैमेज करके चले गए। सो इट वाज ऑल डन ऑन अ वैंडलाइजिंग द एंड एविडेंस हटाना है। एंड इसका आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हो, आपको लग रहा है एंड रिजल्ट मिलेगा? जैसे निर्भया केस में तो वी सॉ व्हाट हैपेंड, इट वाज नेशन। इसमें उसमें ना ऐसे कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ पे मान लो जिसको पकड़ा गया है उनका सैलरी, ही इज़ अ सिविक वॉलंटियर, ओके, उनका सैलरी कितना होगा, 12,000 15,000। इंडिया में मुझे नहीं लगता 12-15,000 कमाने वाले इंसान के लिए 7,000 लोग आएंगे। तो देयर इज़ समवन हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन्वॉल्व, और एविडेंसेस टैम्परिंग तो हो ही चुका है। हम तो 9 अगस्त को पता चला, 10 अगस्त से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हमारी तो पहली डिमांड थी फटाफट CBI लाओ 24 घंटे के अंदर अंदर, और फटाफट से प्रिंसिपल को हटाओ, बट नहीं किया गया। 2-3 दिन बाद आराम से हट रहे हैं, फिर 5 दिन बाद CBI को हैंड ओवर किया गया। तब तक तो जो मिटना था वो मिट चुका होगा आराम से। इस केस में जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन शायद कुछ लॉज बन जाए, उसी की उम्मीद में बैठे हुए हैं। और कर ही क्या सकते हैं, हमने तो ज़िंदगी भर किताबें पढ़ी हैं, बस बायो आती है हमको तो पता ही नहीं क्या लॉज होती हैं, क्या करें। तो हम तो बस लगे हुए हैं, जो हमको सही लग रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, ड्यूटी करके आते हैं। अब कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, कुछ बंद नहीं है, ड्यूटी करके आते हैं। कोलकाता जाते हैं डॉक्टर्स, उनकी ड्यूटी का टाइम होगा तो वो वापस जाएंगे, फिर वो लोग जाते हैं। एवरीवन इज सिटिंग देयर। आपको लग रहा है कोई एक्शन होगा गवर्नमेंट के साइड से जस्ट टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट इंस्टेंस कभी ना हो ऐसा? 40 दिन में नहीं हुआ तो, क्योंकि निर्भया केस के बाद आई थिंक दिल्ली चेंज्ड क्वाइट अ लॉट, थोड़ा बहुत तो चेंज हो, जो हमने देखा कि हर स्ट्रीट मॉनिटर्ड है CCTV से। एंड टुडे मेरे ख्याल से आज की जनरेशन, मतलब नॉट आई एम से 100%, बट 60-70% सेफ फील करती है वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट, इवन लड़कियां भी जहाँ तक, क्योंकि कहीं ना कहीं CCTV मॉनिटरिंग है ना, क्विक कॉल्स हैं, स्पीड डायल्स हैं। तो वहाँ पे शायद अभी स्टिल येट टू कम है, लेकिन आई जस्ट होप कि आप लोगों का प्रोटेस्ट उस गवर्नमेंट को वो जगा पाए, सो दैट एंड टुडे आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल टू वेक अप सम पीपल। आई थिंक ये पॉडकास्ट वहाँ तक जाए जहाँ पे कई अथॉरिटीज़ के सीनियर वो देख रहे हो कि शी saves hundreds of lives daily or delivers hundreds of lives daily or in a month,
बट इनको खुद प्रोटेक्शन नहीं मिलती. सो इट्स जस्ट कि आप प्लीज सुनो एंड लेट्स डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. I was talking to 11-year-old girl. She wants to become a doctor. ओके. And she was like, दीदी डॉक्टर्स को तो भगवान का रूप बोला जाता है ना, तो क्या अब हमारे देश में भगवान ही सेफ नहीं है? And I was shocked. But अवेयरनेस आ रही है, तो all we are doing is just hoping for the best. So one query which we saw and also it's been talked about, I think थोड़ा awareness problem भी है. It is the unprotected sex which is happening and what time and again unintended pregnancies हो जाती है. So what is your take on it? And I've seen some videos where जहाँ पे आप inform कर रहे हो about. So can you please tell me about it? Like recently, patient came. She was almost 24 years of like age, and she came with her mother. Okay. And उसने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा heavy menstrual flow है. So we were like okay, we started examining her. वो emergency में directly आई थी, तो हमने उनकी मदर को बोला कि आप जाके एक बार टिकट बनवा के आ जाओ. तो उनकी मदर जब तक टिकट बनाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, she started crying. She was like, I do not have high menstrual flow, I am pregnant. And my boyfriend is not ready to come. So आप वो चीज़ें तो भूलो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जब करते हैं, हाई चांसेस ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV. लाइक इससे भी मेरी एक स्टोरी है. वन ऑफ माई फ्रेंड के फ्रेंड, ही वॉज टेलिंग कि ही वेंट टू गोवा, ही हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड नेक्स्ट डे द गर्ल वैनिश्ड मॉर्निंग में उठने से पहले, एंड देयर वाज अ नोट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HIV. What? Yes. Serious? Yes. Revenge? I don't know. Usually studies में proven है कि जो HIV पेशेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा टेंडेंसी होता है कि दूसरे को भी हो जाए. Wow, okay. Yes. Okay. So इसीलिए इन सब चीज़ों में तो बहुत रिस्की है ही. बट अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हैं, दूसरा जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अब उस लड़की की ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है बिल्कुल. तो वी अबॉर्टेड द बेबी दो, एंड उसके बाद मदर को काउंसिल किया, सब कुछ किया, उनकी मदर ने समझा सब कुछ. लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको उनके पेरेंट्स उतना नहीं समझ पाते. Obviously. वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे, एंड उसके बाद ऐसे ही कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे दे ट्राई टू अबॉर्ट, विच इज़ लाइक लिटरली डेंजरस फॉर अर लाइफ. शी कैन डाई. तो इसीलिए टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, ऐसा कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचो, किसी पे भी विश्वास करने से पहले 4 बार सोचो. एंड टू ऑल द मेन आउट देयर, Yes. if the girl is less than 18 years of age, do not indulge in such activities. Even though लड़की ने कंसेंट दिया है, it is considered as rape. Yes. Yes. Legal terms. हाँ. एंड आगे चीज़ मतलब मान लो कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो भी गया, यू गाइज हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सो अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो यूजुअली फीमेल का साइकिल 28 डेज का होता है, तो 14 डे के आसपास ओव्यूलेशन होती है. अभी किसी का ज़्यादा है तो थोड़ा और लेट होगा, तो मिड वो होती है. उससे पहले यूजुअली प्रेगनेंसी, अगर मान लो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, तो आप IPIL ले सकते हो, जो किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होती है. 100-150 रुपये की आ जाती है. तो 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना होता है. जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा. और अगर नहीं हुआ है ना, फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, प्लीज़ गो टू अ गायनेक. प्लीज़ खुद से अबॉर्शन की पिल्स लेने की कोशिश मत करें. हम लोग के पास रोज ऐसे केसेस आते हैं. Okay. तो नो डॉक्टर इज गोइंग टू जज यू. And is it life threatening? नो मतलब अबॉर्शन करना गलत इज नॉट एट ऑल. कर हाँ, कुछ लेकिन हाँ. अगर आपने खुद से Medicine मेडिसिन ले ले ली, ली, तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग. बहुत मतलब ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, एकदम हालत ख़त्म हो चुकी होती है बिल्कुल पेशेंट की. Okay. कई बार तो बचाना भी एकदम मुश्किल हो जाता है. And to all those women who might be thinking IPIL is the only solution, can it be taken long No. term? नो. Okay. लॉन्ग टर्म बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं. कोई भी चीज़ इमरजेंसी में की जाती है वो ख़राब तो होती है. तो ये चीज़ इमरजेंसी में की गई है, तो ख़राब तो होगी डेफिनेटली. तो 1-2 बार ठीक है, 3-4 बार मैक्सिमम लाइफ में ले लिया ठीक है, बट हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरी टाइम यू आर जस्ट टेकिंग एन IPIL, हो गया चलो. And to all those men, please take care, because ultimately what comes as a suffering is to a girl. जहाँ आप सोशल सर्कल में भी ले लो, उनको भी आएगा मतलब. मतलब आप वैसे देखोगे, मतलब आई तो हैव अ पर्सपेक्टिव कि एज अ गाय यू शुड बी सेंसिबल.
कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड अल्टीमेटली एक लड़की सफ़र करेगी फिजिकली भी, इमोशनली भी, एंड फैमिली सोशल सर्कल वाइज भी. सो बी वेरी वाइज इन योर चॉइसेस इन लाइफ. एंड अबॉर्शन करने के बाद भी फर्दर प्रेगनेंसीज के अंदर भी कई बार थोड़े से प्रेग्नेंट होने के फीमेल में चांसेस कम हो जाते हैं. अच्छा, एक चीज़ और जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट था इज़ द राइजिंग केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी. ओके. Okay, so infertility both in men and women has become very common. But अगर आप किसी को वैसे जाके घर में या बैके पूछो तो यूजुअली दे ब्लेम ऑन फीमेल्स, या वो होता है. एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ राइजिंग इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बहुत बढ़ रहे हैं. एवरी सेकंड कॉर्नर वहाँ पे है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मतलब ये एक्चुअली है तो क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हैपनिंग विद अ यंग एज पीपल? लाइक व्हाई इज दैट हैपनिंग? राइट. लाइक एक अगर मैं अपने बायो में कई बार ऐसी बात करती हूँ तो मैं इनफैक्ट अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ, स्पेशली लड़कों को, कि डू नॉट वेयर टाइट पैंट्स. Okay. क्योंकि जीन्स एंड ऑल, क्योंकि आर स्क्रॉटम टेस्टिस दोनों उसमें होता है. उनको स्पर्म्स बनाने के लिए 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी से कंपैरेटिवली कम चाहिए. Okay. तो व्हेन यू आर वेयरिंग अ वेरी टाइट जीन्स, सो वो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रॉपर जितना आइडियल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है. सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. Okay. एंड टॉकिंग अबाउट लाइक आजकल फूड हमारा जितना जैसे हम लोग की हैबिट्स हैं, ऑल दिस ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग. अल्कोहल के पेशेंट्स आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं. लाइक हम लोगों के तो जो रिच वाला थोड़ा ये इधर वाला एरिया है, इधर तो फिर भी आप लोग अच्छी दारू तो पीते हो कम से कम. वो लोग तो 10 रुपए वाली पीते हैं. दैट इज कॉल्ड एज चुल्लू देयर. एक इंस्टेंस शेयर कर सकते हो? समवन ऑलमोस्ट. सो आर वन पेशेंट हियर पूरा एकदम पूरा पेट फूला हुआ है, साइटिस है पूरा, एंड हमने जैसे तैसे करके उस पेशेंट को मैनेज किया पूरा. तो हमने बोला अब तो जाके नहीं पियोगे? पी लूँगा. ठीक है, पी लूँगा, अभी भी बोल रहे हो. फिर हमने बोला कि कितने की मिलती है तुमको? महंगी हो गई है अब तो, 10 रुपये की मिलती है, पहले 5 की मिलती थी, डबल रेट बढ़ गया है, वो 10 रुपये की मिलती है. तो जो हम लोग को 2-2.5 हज़ार का जो चीज़ खरीदते हैं वही सेम चीज़ वो लोग पियेंगे. इधर जो डैमेज 20 साल में होगा उनको वो 1.5-2 साल में हो जाता है. अच्छा, okay. Yeah. Have you seen अपने केस में कोई मरता हुआ पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल टू मच अब्यूज? या हाँ, बहुत एक्सट्रीम केस में? बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, बट बहुत कम है क्योंकि यूजुअली वो मैनेज हो जाता है पेशेंट. हाँ, लेकिन फिर अगर लिवर खराब तक बात जा चुकी है तो फिर तो आप क्या कर सकते हो? फिर तो वी कैन नॉट सेव दैट पर्सन. मैंने पर्सनली कुछ से नहीं देखा, बट हाँ, डेथ होती है बिकॉज ऑफ टू मच अल्कोहल. राइट. So Rakshita, we'll be starting with a rapid fire. I've got some really interesting ones for you, and this is something we do with every guest. So starting off with the first question. Your go-to healthy snack during the long night shift? कॉफ़ी. स्नैक. कॉफ़ी वर्क्स एज अ स्नैक. And how do you take it as a snack? कैसे लेते हो? अभी पानी लिया तो आई जस्ट थोड़ा पानी डाला, कॉफ़ी, आई पुट इट इन द मग, चग, डन. नो वन इज गोइंग टू कम मेक कॉफ़ी फॉर यू. टाइम नहीं होता है या जनरली ये है? टाइम भी नहीं होता है क्योंकि उधर से मदर इज क्राइंग, बच्चा निकल गया, इधर से टेकिंग कॉफी ना, आंखें बंद हो रही हैं, 3 बजे हैं, 3:30 बजे यार, जल्दी से. तो या वन थिंग हॉस्पिटल्स नीड टू डू टू इम्प्रूव सेफ्टी फॉर वुमेन. वन थिंग. CCTV cameras and guards, very important. Okay. And one more thing which I want to add. Yes. Do not allow more than 1 or 2 patient party. एक पेशेंट आता है, 50 लोग आते हैं एक साथ में. It's Okay. How do you relax after a stressful day? Sleep. Biggest luxury in life. मतलब हम लोग को तो वही नहीं मिलता है. कितना सोते हो on a heavy shift day? मतलब on a 36 hour shift कितना सोते हो usually? अगर लॉन्ग शिफ्ट है तो 36 आवर जब चल रही है वहाँ पे, उसमें सोते वहाँ पे 1-2 घंटा वो भी मतलब मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, आई एम नॉट श्योर. लेकिन उसके आने के बाद भी डिस्टर्ब्ड मिलता है क्योंकि फिर 2-3 घंटा मिला बट 5:30 आपको वापस राउंड पे जाना है. फिर रात में हुआ, सुबह 8 बजे आपको फिर से ओटी के लिए जाना है. तो शुरू के तो वीक में 4-5 दिन तो बहुत डिस्टर्ब्ड चलता है और उसके बाद थोड़ा सा. और जब घर आते हो तो एक स्ट्रेच में कितने घंटे सोते हो? द बेस्ट स्ट्रेच यू कैन remember? 7 to 8 hours. Yes, okay. Stethoscope or smartphone, which one would you choose? Stethoscope है like मैं बैग में लेके चलती हूँ, मेरे को कुछ काम नहीं है पर मेरे बैग में हमेशा स्टेथोस्कोप होगा. Okay. एक टिप
फॉर ऑल दोज एल्डर पीपल एट होम दैट दे शुड बीपी एंड डायबिटीज़ 2 चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. रेगुलर चेकअप एंड जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What? गो टू जिम. गो टू जिम. यस, स्पेशली वुमेन जो बढ़ती जा रही है. हर 10 साल के अंदर 1% मसल मास का लॉस होता है. सो गो टू जिम. मम्मी पापा को भी पूरा बोलते हो आप? मेरे पापा जाने लगे हैं. आई समहाउ कन्विंस्ड हिम. माई मॉम इज़ नॉट कन्विंस्ड येट. शी डू हैव डम्बल्स, तो घर पे थोड़ा बहुत करती है. सो मसल मास इज इम्पोर्टेंट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. तभी मैं कहता हूँ प्रोटीन ओट्स खाओ ब्रेकफास्ट में. यूजुअली मसल मास बढ़ेगा. ओके. मोस्ट कॉमन बेबी केयर मिस्टेक न्यू पेरेंट्स मेक. बेबी केयर मिस्टेक, वन थिंग विच यू थिंक शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड न्यूबॉर्न बेबी में. जो हमारे वहाँ पे होता है वो बहुत हाइजीन नहीं रखते हैं. एंड अगर कुछ दिन का हो चुका है बेबी ठीक ठाक, उसके बाद शुरुआत में अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देना, जिसकी वजह से आजकल एलर्जीज बढ़ती जा रही है. हम लोगों के जब हम छोटे होते हैं हमारे अंदर एक ग्लैंड होता है विच इज़ कॉल्ड एज थाइमस ग्लैंड, जो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो छोटा होता जाता है, डीजनरेट होता जाता है. अभी वो थाइमस ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी. तो शुरू में जो बच्चा जितना ज़्यादा बीमार होता है, जितना ज़्यादा एक्सपोजर उसको मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनती जाती है. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि एक बच्चे को मिट्टी में थोड़ा सा खेलने दिया जाए. थोड़ा बहुत जब एक्सपोजर होगा तो कम बीमारी होंगी. पहले के लोग हट्टे कट्टे होते थे, एकदम कुछ नहीं होता था उनको. आजकल हल्की से आवाज़ अच्छी. तो दैट इज़ द रीज़न, ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ. Funniest moment you had in the hospital? That I was on a night duty. It was like around 3 a.m. or something. We were in medicine and one of my colleague, he called, स्नेक बाइट का पेशेंट आया है. क्योंकि जब भी पेशेंट्स आते हैं तो यूजुअली सबसे पहले जाते हैं इमरजेंसी में रात में, और फिर वो लोग वहाँ से शिफ्ट करते हैं कि उनको मेडिसिन जाना है या गायनी जाना है या पीडियाट्रिक्स जाना है. तो हम लोग के वहाँ पे कलीग्स बैठे होते हैं, तो उनमें से किसी ने वहाँ पे भेजा एंड कॉल आया कि स्नेक बाइट का पेशेंट आया है. लाइक हाँ अभी आया. उसको बोला अपना सांप वापस लेके जाए. तो पेशेंट यूजुअली जो स्नेक बाइट के होते हैं वो सांप डब्बे में ऐसे बंद करके लाते हैं. ये वाले सांप ने हमको काटा है तो देखो. तब आपका रिएक्शन क्या होता है? ठीक है रख दो, वेरी गुड. इससे पहले मुझे काटे, इसको ले जाओ. मतलब ऐसा होता है कि वो अब मुझे डब्बे से नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसको बोलती हूँ मरा हुआ है ना पहले, तो फिर मरा हुआ है तो उसके बाद खुलवा के अच्छा ठीक है बंद कर दो वापस. ओके फाइन. तो और जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है उनका सांप उनके बेड के साइड में रखा रहता है. वो लोग फेंकते नहीं, आई डोंट नो व्हाई, हमेशा साइड में. ये मरा हुआ सांप होता ना हमारा मार के. जस्ट टू बी श्योर. ओके, दिस वन इज गुड. हार्डेस्ट डिसीजन एज अ डॉक्टर दैट यू टुक ड्यूरिंग द ओपीडी. हार्डेस्ट डिसीजन जो आपको लग रहा है कि शायद नहीं लेना, मे बी रिग्रेट एनीथिंग. कई बार कुछ मुझे तो वही हार्ड लगता है जब थोड़ा सा हम लोग ना रूडली हमको थोड़ा सा बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना पेशेंट अनएडुकेटेड आते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड. तो कई बार थोड़ा सा रूड बिहेव करना पड़ता है. लाइक आईसीयू में पेशेंट पार्टी एक मैक्सिमम आना अलाउड होता है, उससे ज़्यादा आना अलाउड नहीं होता. लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग 4-5 लोग एक साथ अंदर आते हैं. क्या हुआ, बच जाएगा ना. तो वहाँ थोड़ा बुरा लगता है. मतलब उनको हमें डांटना पड़ता है कि पहले बाहर जाओ, राउंड पूरा होने दो. तो मुझे लगता है वो बहुत हार्ड डिसीजन है. बाकी तो रूड होना, थोड़ा रूड होना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट वन इज बियर हेल्प्स इन किडनी स्टोन. ओके, दिस विल गेट यू इन ट्रबल बट यस. आई डिड नॉट नो दैट. ठीक है. सो आपको आइडियली इसके बारे में. ओके फाइन. अच्छा, एक मेरा भी क्वेश्चन था इसमें, जस्ट ऐड ऑन कि छोटे बच्चों को ना काजल लगाते हैं, जो मैंने नहीं लगाने दिया मेरे केस में, बट वो क्यों लगाते हैं और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नजर ना लग जाए, आंखें बड़ी बड़ी होंगी. हाँ, दैट वन. या तो यूजुअली वो बोला जाता है, बट इट्स वेरी बैड एंड नहीं लगाना चाहिए. इनफैक्ट बच्चों को तो छोड़ो, लड़कियों को भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो अंदर वहाँ वो पूरा टच होता है, जिसकी वजह से आईज में बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है. तो अगर आपको लगानी है तो आउटर साइड पे लगाओ. ओके, थोड़ा सा मतलब इधर. और बेबीज को तो लगाओ ही मत. बेबीज को बिल्कुल ही मत लगाओ, बिल्कुल ही मत लगाओ. कोई आंखें बड़ी नहीं होने वाली, बिगेस्ट मिथ. ओके फाइन. अच्छा, कमिंग बैक टू द आजकर केस, आई हैव वन थिंग व्हिच आई मिस्ड आउट. ड्यूरिंग दैट टाइम ना स्ट्राइक हुई थी डॉक्टर्स की 2 days की. आई अंडरस्टैंड इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल द डॉक्टर्स, और काफ़ी पर्सनल एजेंडा भी था सबका कि ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्रोटेस्ट एवरीथिंग इज राइट भी है डॉक्टर्स का करने का. बट कुछ पेशेंट्स ऐसे थे उस 2 दिन के स्ट्राइक में विच नीडेड डॉक्टर की अटेंशन.
ठीक है. सो आई एम कमिंग टू द डॉक्टर मोरालिटी यहाँ पे. कुछ पेशेंट्स पहुंचे, दे हैड टू बी अटेंडेड, और वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दिस. शायद 2 दिन के 48 आवर का था वो, ऑल ओवर इंडिया. माइट बी 72 आवर में उसका केस बिगड़ गया होगा. इट यू टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया. ऐसा नहीं है कि हो सकता है डेंगू का केस हो या किसी का भी केस हो. यहाँ पे डॉक्टर मोरालिटी कहाँ गई आप लोगों की, जहाँ पे यू आर टॉकिंग कि हम सबको सेव कर रहे हैं, किसी के साथ गलत हुआ वी आर फाइटिंग, बट दिमाग में कभी वो नहीं आया कि एक कोई पेशेंट होगा ज़रूर जिसको शायद रक्षता नहीं या कोई और अटेंड कर रहा होगा, उसको अभी इमीडिएटली नीड थी 48 आवर में एक डॉक्टर की. अल्टीमेटली उसको फोन कॉल कहीं कुछ करके वो बचा होगा नहीं बचा होगा, आई डोंट नो. एंड ये पैन इंडिया, आई एम प्रीटी श्योर रक्षता कहीं ना किसी स्टेट में हुआ होगा. डेफिनेटली, है ना. डेफिनेटली. यहाँ पे डॉक्टर मोरालिटी कहाँ गई डॉक्टर्स की. That was, I guess, one of the toughest ever decision of life for all the doctors of the country. But वो इतना ज़्यादा फोर्स हो गया, इतना ज़्यादा फोर्स हुआ क्योंकि there are 13 lakhs, I guess, doctors in India. और शुरू में we were sitting, we were protesting. हम लोग साथ में ड्यूटी भी कर रहे थे. तो हमने फिर नॉन एमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया. तो थोड़ा सा दिखा कि हाँ यार, मतलब कुछ ना कुछ अब तो लोगों ने सुनना शुरू किया. तो हम शुरू से ये चीज़ बोल रहे थे कि हमारी फ़ाइट कॉमन ऑडियंस से, कॉमन जनता से नहीं है. वी आर फाइटिंग फॉर समथिंग जिसका मतलब हम लोगों को कोई सुनेगा ही नहीं यार. हम लोग इतने कम है नंबर में कि अगर साथ में आप लोग हमारे साथ नहीं आए तो बहुत गलत होगा. पर मुझे लगता है वो उस टाइम पे जो हम लोगों ने बंद किया, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन एज वेल, बट शायद लेना पड़ा एंड शायद उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ. हालांकि कुछ मैं वहीं पे आ रहा था कि क्या इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा आपको दिखाओ कि हुआ हो. हम लोग को पता है क्या लग रहा है कि हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं, राइट. तो लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं. बट डू यू नो द साइड कि जो लोगों को, जिनका दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, उनको इस चीज़ से बढ़ावा भी मिल रहा है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. 10-15 डेज ही हुए होंगे इस बात को. रात में 3 बजे के आसपास पीडियाट्रिक्स में एक पेशेंट पार्टी आती है एंड द पेशेंट पार्टी, ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे साथ भी वही करें जो आरजीकर में हुआ. ये कितने दिन पहले की बात है? 10 दिन. विद वन ऑफ माई सीनियर्स. वो गए FIR फाइल करने, नहीं हुई. हमको लग रहा है सोचने में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर इस बार लॉज नहीं बने तो उन लोगों को ऐसा बढ़ावा मिलेगा कि यार अच्छा ऐसा किया भी जा सकता है और कुछ होता भी नहीं है. पहले डॉक्टर्स को मारने के ना, थप्पड़ वप्पड़ मारने के उतने केस नहीं आते थे. आजकल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ डॉक्टर को मारा भी जा सकता है और कुछ होगा भी नहीं. ऐसे ऐसे एक्सट्रीम केसेस होते हैं. 1-1.5 साल पहले की बात है. देयर वाज एन इंटर्न, सर्जरी इंटर्न, ड्यूटी कर रही थी सेल में जहाँ पे क्रिमिनल पेशेंट्स होते हैं. शी वाज जस्ट डूइंग हर ड्यूटी. एक क्रिमिनल पेशेंट है, ही स्टैब्ड हर, शी डाइड. सो लाइक आई डोंट नो मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे नहीं पता. लेकिन सैड पार्ट ऑफ इंडिया. कहाँ हम जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट से, हम लोग को कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कुछ होगा या नहीं होगा. बट वी आर जस्ट ट्राइंग, ऑल वी कैन डू इज जस्ट ट्राई. वी आर लाइक, हम लोगों ने तो अपनी पूरी किताबें मोबाइल पढ़ पढ़ के निकाली है, तो हमको तो पता ही नहीं हम कौन से हाथ पैर मारे जिससे जाके हमको कुछ मिलेगा. आई थिंक रक्षिता, ये हर सेगमेंट में, हर कंट्री में यू विल फाइंड वन सेगमेंट. आप पूरे को ब्लेम नहीं कर सकते. शायद US में भी बच्चे गन लेके स्कूल में मार देते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे ये कल्चर बहुत प्रमोट हो रखा है कि स्कूल में किसी को बुरा लग गया, बुली हो गया, तो वो जाता है, गन ईजिली अवेलेबल है, US में मार देता है. सो बिकम्स लाइक द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. बस वहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी है, लेकिन सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक थॉट प्रोसेस एक कन्वेट टू 10 इन द रूम ज़्यादा ज़रूरी है. विद टाइम आएगा. शॉर्ट टर्म तो कुछ हिंट हमारी कंट्री में होता नहीं. आप यहाँ पे लॉज भी स्ट्रिक्ट करोगे, उसके भी लूप होल्स निकाल के लोग उसे यूज़ कर लेंगे. सो ठीक है, मतलब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया. उसमें ना मैं क्रिमिनल उस पर आता हूँ कि आपके पास केसेस ज़रूर आते होंगे विच इज़ लाइक सुसाइड, क्रिमिनल केसेस. तो उस केस में प्रोटोकॉल क्या है? यू हैव टू कॉल द पुलिस फर्स्ट, या आप ट्रीट करते हो? जो भी सुसाइड वगैरह के केसेस आते हैं तो वो आपने हैंडल करे हैं पर्सनली? हाँ, मतलब हमने. कैन यू टेल मी वन इंस्टेंस ऑफ सुसाइडल केस जो आपने करा था? सबसे पहले हम लोग उनको पुलिस को वहाँ पे बुलाते हैं. यूजुअली पुलिस साथ ही आती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जहाँ पे भी ये चीज़ें हुई होती हैं तो पुलिस पहले पहुँचती है एंड वो साथ में ही आती हैं. तो ऐसा बहुत कम केसेस होता है कि हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी. यूजुअली साथ में ही होता है. और ऐसा भी होता है कि बहुत केरोसिन पी के आ गए बच्चे, पैरासीटामोल ओवरडोज. कितने साल के बच्चे? शी वाज इन क्लास 10th. शी एट ऑलमोस्ट
15-20 पैरासीटामोल्स आई गेस, 10 पैरासीटामोल, जो लड़की आई डोंट नो। एंड जब उससे बात किया, उसकी काउंसलिंग की, अब हमने उसमें पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट ऐसे पूरा बेड का भरा ही वो वाले केसेस से होता है, कोई कैरोसिन पी के आया है, कोई कुछ पी के आया है। सो दैट गर्ल शी वाज लाइक मेरे को ना मेरे घर वाले अटेंशन नहीं देते, तो आई डिड इट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन। She ate 10-15 tablets of it. 8 to 10 Just to get attention of just to parents. get attention. Parents. हार्डली And सेव्ड हर, बहुत मुश्किल You दम saved लगा her? था उसका। बच हाँ, गई? बच गई। And इसमें मतलब what do you say after the handling? क्या आप कुछ बोलते हो, माँ बाप को कुछ हाँ, बोलते हो? वी काउंसिल। डांटते नहीं, मतलब क्या बोलते हो आप? हम लोग पेशेंट, जो पेशेंट के साथ पेशेंट पार्टी आती है उनको पहले निकाल देते हैं उधर से, उनको पहले उनके सामने पेशेंट से बात नहीं करते। तो पहले हम कई देर तक पेशेंट से बात करते हैं, उनका क्या रीज़न है उस चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। देन वी काउंसिल द पेशेंट बेस्ड ऑन व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग। देन पेशेंट पार्टी को अलग से काउंसिल किया जाता है। सो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। डांटते हो आप इनमें केस में? कुछ जगह पे डांटा, पेशेंट पार्टी को, पेशेंट को नहीं डांटा जाता। लेकिन ऐसा भी होता है, एक दो बार पेशेंट को भी ऐसे हल्का सा डांट दिया जाता है, जो ऐसे कैजुअली पी के आए ना बस, और वो बाद में ठीक हो गया, मतलब एकदम हम लोगों से बॉन्ड बन चुका है, यार अगली बार तो करेंगे ना थप्पड़ मारेंगे तेरे को, तो ऐसे मजाक में, मतलब ऐसे सीरियसली तो कभी किसी को आज सच नहीं डांटते। एंड ये अच्छा, ये ना पोस्टमार्टम इज अ टर्म, ये पोस्टमार्टम जस्ट फॉर अ जनरल पब्लिक ये करा कब जाता है, किस केसेस में करा जाता है, एंड हैव यू हैंडल्ड, कभी करा है पर्सनली? या लाइक जितने भी सुसाइड के केसेस होते हैं, टू नो द लाइक उनमें जितने क्रिमिनल डेथ्स होती हैं और जिसमें हमको रीज़न नहीं पता, तो उन सब चीज़ों में किया जाता है। सो मतलब इस चीज़ को देखो, अभी पॉजिटिव वे में सबको पता है कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए एंड दिस एंड दैट। इसको ना मैं थोड़ा फनी वर्जन में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करने के लिए भी बताती हूँ कि देखो, जिस दिन अगर तुम मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गए, मान लो मेरे हॉस्पिटल में आ गए, ऐसे होगा, हम जाएंगे वहाँ पे 4 ज़मीन पे ऐसे बॉडीज लेटी हुई होंगी, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, खोलेंगे, तुम्हारा स्टमक निकालेंगे, काट के देखेंगे, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, वापस फेंक देंगे, इंटेस्टाइन निकालेंगे, काटेंगे, अच्छा कुछ नहीं, इसको वापस फेंक देंगे। फिर तुम्हारा ऐसे ही यहाँ ये जो स्किन है यहाँ पे, इसका ऐसे पूरा फाड़ेंगे, पूरा ऐसे खींचनी पड़ती है, मतलब ऐसे, मतलब हम लोग खींचते नहीं, अभी जस्ट राइट डाउन सामने करते हैं, जो लाइक वो शायद आई गेस क्लास डी ऑफिसर एंड वो सब लोग होते हैं, वो करते हैं, हम लोग नोट डाउन करते हैं कि हमको मिल क्या रहा है, डॉक्टर्स खुद से वो चीज़ नहीं करते। सो वो ऐसे पूरी फाड़ी जाती है, फिर हमारे वहाँ पे तो वो मशीन नहीं है, तो यहाँ हथौड़ा रख के टक टक करके फोड़ते हैं, फिर ये पूरा खुलता है खोपड़ी, फिर ब्रेन निकलता है, उसको काट के देखते हैं, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, वापस डाल दिया, फिर सील के। तो इसीलिए मैं बस ऐसे बोलती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, सुसाइड मत करना, क्योंकि दैट्स हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू गेट हैंडल्ड। सो इफ यू डोंट, इवन इन द केस ऑफ मर्डर के केसेस भी आई थिंक सेम वे हैंडल होता है। क्रेजी। ये तो शॉकिंग है, थोड़ा हिल गए हैं। एंड अगर आपने पहली बार, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, हम लोग भी तो पहली बार जाते हैं ना, और हम लोग को बहुत स्मेल आती है, कई बार ऐसे होता है छींटा खून का वहाँ तक आया, कई बार ऐसे हुआ जैसे ही स्टमक या इंटेस्टाइन काटा, एकदम से येलो पूरा इमीडिएट, अभी तो डेथ हुई है ना पेशेंट की, एकदम ऐसे अजीब भी लगता है कई बार। और अगर आपने गलती से ऐसे हाथ रखा और प्रोफेसर को दिख गया, बस फिर तो आपकी जो लंबी, अच्छा तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुमको स्मेल आ रही है, तुमको ये हो रहा है, फिर तो क्लास से निकाल दे, मतलब ऐसे बहुत हालत ख़राब करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग टू दैट चाइल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मिनिमम फॉर 6 months। क्योंकि काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़, लाइक इनिशियल 2-3 days का मिल्क जो मदर का होता है, उसमें देयर इज़ एन एंटीबॉडी IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। तो शुरू का 2-3 दिन का जो मिल्क होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और 6 महीने के लिए बच्चे को और दूसरा मिल्क नहीं देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ एंड ऑल, बहुत इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द किड। तो एक बॉन्ड भी बनता है, मदर एंड बेबी का बॉन्ड, विच इज़ वेरी नेसेसरी। तो एक क्वेश्चन इसमें ये है मेरा कि मिल्क तो आई नो सॉलिड नहीं दे सकते बिकॉज बॉडी डेवलप नहीं हुई है, बट वाई वाटर क्यों मना करा जाता है छोटे से बच्चे को देना? मतलब वाटर इज वाटर मना करते हैं, बट कुछ ऐसा रीजन है स्पेसिफिकली कि वाटर मना करते हैं? I don't know the reason. No, you don't know the reason. क्योंकि वाटर भी हमें वाटर इनिशियली हम लोग मना करते हैं, but I never read about why. So it's a good question. Yeah, it's a good question. वाटर मना करते हैं, तो मैंने भी जब कबीर हुआ था, एंड
1 महीना, तो मैंने सेम क्वेश्चन पीडिया से पूछा था कि वाटर तो मतलब ठीक है, मिल्क में भी वाटर फॉर्म ही है, मतलब है ना। तो मैंने बोला कि वाटर क्यों नहीं दे सकते, मतलब दिस इज माय फॉरमोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ना किडनी पे आएगा, लिवर भी डेवलप नहीं है, सब समझ आ रहा है, सॉलिड नहीं दे सकते, मसाले डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ऑल दैट थिंग, बट पानी क्यों नहीं? पानी इज समथिंग जो हमारी बॉडी इज लाइक 75% मेड ऑफ। Did he or she tell? नहीं आंसर था। हाँ, मतलब मेरे पास हाँ, इट इज अ गुड थिंग। Yeah, I never read about this. So. Maybe. Okay. So coming to the breastfeed part and the milk powder part. Okay. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता था कि अगर आप थोड़ा टॉप फीड करते हो बेबी को तो थोड़ा सा ना डेवलपमेंट बेटर होती है, मतलब ये मेरा टेक था, आई माइट बी रॉन्ग। Okay. लेकिन काफ़ी मदर्स दे स्टिल प्रेफर टॉप फीड विच इज़ अ पाउडर मिल्क ओवर अ ब्रेस्ट फीड, सो विच इज़ अ वाइजर चॉइस आपके हिसाब से? Breastfeeding anytime, like मतलब चॉइस का कोई बात ही नहीं है। 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड आफ्टर दैट यू सजेस्ट यू धीरे धीरे लाइक थोड़ा सा फूड जो मतलब नॉट बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, धीरे धीरे ट्रांजिशन लेके आता है। ट्रांजिशन करना चाहिए। Yeah. फेयर। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी, एंड एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है एक डॉक्टर सबसे कम टाइम देता है। ऐसा तो नहीं है। आज आपने हमें टाइम दिया, वी आर लकी, बट मैं किसी भी डॉक्टर को बोलता हूँ तो वो क्या होता है कि इवन कहीं पे भी आप चले, कोई भी कंसल्टेशन दे दो, किसी भी प्राइवेट में चले जाओ, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ 2-3 minutes एंड देन ही वांट्स टू वेट गो फॉर अ सेकंड पेशेंट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम। आई थिंक हमने वो वैल्यू एडिशन उन लोगों के लिए करी है जिनका काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हमने ट्राई करा है कवर करने के, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक इज वैल्यू योर सेल्फ and have a good lifestyle, as in terms of eating habits also. Eating, going out, Yes. स्क्रीन से दूर Screen रहना, से दूर good रहना. sleep. Yes. And एक चीज़ और which I take away from this podcast that we are, मतलब at least some of you जिनकी story आपने सुनी through Rakshita, I think we are living quite a happy life. So be happy in your life. There are people जिनके पास वो privilege नहीं है and they are struggling, शायद फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली या विद फैमिली ड्रामास, जहाँ पे भी अपने लाइफ को आप हैंडल कर रहे हो, जस्ट बी श्योर इट इज़ द बेस्ट विच यू हैव राइट नाउ एंड बी लिटिल कंटेंट। सो थैंक यू रक्षिता फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड आई हैव अ लिटिल हैम्पर टू गिव इट टू यू इफ माई टीम कैन पास इट ऑन। सो जैसे आप कॉफी शॉट कराते हो, इसको सिर्फ 2-3 minutes माइक्रोवेव करना, इट इज़ ऑल यूज, ठीक है। हॉस्पिटल में माइक्रोवेव आएगा कहाँ से? तो घर पे बट इट इज अ गिफ्ट टू यू, यू कैन थैंक यू सो मच। Since you don't have time, so we have this. मतलब 100 Doctor's grams. choice. So it goes. We are the first creators of proteins. Normally Quaker आता है. How did all this start? Like The brand started with a vision of a different product line. This is my hero product. When I saw my kid eating oats every day, and मेरे को लगता था कि carbs खा के चले जाता है इसमें. I cannot pour pure whey because too much हो जाएगा. है ना? रहती है आप लोगों को एक तो 36 घंटे, मैं इनको बता रहा था, मतलब तुम 7-8 घंटे में रोते रहते हो। ये तो 7-8 hours में